हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जहां मैंने आपको इंड्यूस करंट, ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड थ्योरी बता दी थी टोटल कि अगर कोई सिस्टम दे रखा हो करंट कैरिंग तो उसके लिए सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस करा था। आज हम करेंगे उसी से रिलेटेड, ईएमएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईएमएफ वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैन के दृष्टिकोण से, और या वो नेट के दृष्टिकोण से सब जगह इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन के संग्रह में से 5-6 क्वेश्चन करेंगे हम, और आपको घर जाके वो पूरी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि सारा मैं डिस्कस नहीं कर सकता। जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप मुझ तक पहुँचाएंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो जो मेरे पास संग्रह है वो सॉल्व करते हैं, ओके। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, पेज नंबर है आपका 179 का, ओके। पेज नंबर 179 है और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। क्वेश्चन फर्स्ट है, आप एग्जैक्ट इसे बुक में पढ़ लेंगे जो आपका पीडीएफ पहुंचा। A thin conducting wire is bent into circular loop of radius r and placed in the time dependent magnetic field induction given। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दे रखा है, टाइम डिपेंडेंट है, और टाइम डिपेंडेंट है और आर पे डिपेंडेंट है। बी नॉट ई टू द पावर माइनस के अल्फा टी ई जेड कैप, और बी नॉट इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। पूछा क्या है, सच दैट द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू बी टी देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, और लूप सर्कुलर लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, ये हमारे ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। और फाई क्या होता है, यहाँ फाई होता है आपका, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बी डॉट ए होता है। तो फाई इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, इतनी है, बी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के अल्फा टी ई की पावर माइनस जेड। इनका रिंग का एरिया कांस्टेंट होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वाला आंसर जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तो जस्ट एक मैंने आपको तरीका बताया था कि ईएमएफ कैलकुलेट करते कैसे हैं। ई इक्वल टू माइनस के डी ओवर डी टी, और बी नोट इंटू ई की पावर माइनस के अल्फा टी ई जेड कैप इंटू पाई आर स्क्वायर। टाइम डिपेंडेंट थिंग क्या है, ये है। तो कितना बचा, ई इक्वल टू माइनस के बी नोट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी रहेगा, और अल्फा का माइनस अल्फा आएगा। एम्प्लाइज ईएमएफ ई इक्वल टू आ जाएगा बी नोट पाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस के अल्फा टी इंटू अल्फा। तो ये आपका ईएमएफ है, यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। तो वोल्ट में आपका ईएमएफ आ गया है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन का अनुक्रम मैं हमेशा ही ऐसे चुनता हूँ कि आप हल्के से बाहरी की तरफ जा सकें। ये नहीं कि 3-4 न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो वो सीधा ऐसे न्यूमेरिकल हो कि समझ से ही बाहर पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। तो पहले आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल को समझेंगे कैसे ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। इस न्यूमेरिकल के जरिए मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको कहीं भी किसी भी स्थिति में फ्लक्स निकालने का पता होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स में टाइम वेरिएशन जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वही ईएमएफ को इंड्यूस करता है। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो दिए गए सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते कि ईएमएफ कितना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन हम अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज 179 पर, ये है पेज नंबर 179 पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 2 है, इसके नीचे ही है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई टी इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। करंट की वैल्यू दे रखी है आई, टाइम डिपेंडेंट करंट, ओके। आई टी इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दे रखा है आपका करंट का। इज अ प्लेस इन द डिस्टेंस ऑफ ए फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब एक वायर है और वहां से ए डिस्टेंस पर स्क्वायर फॉर्म में ये वायर रखा हुआ है, और ये स्क्वायर फॉर्म है इसकी ऐसे, और करंट इसमें फ्लो हो रही है कितनी, आई टी इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, आई नॉट कोस ओमेगा टी, और इससे ए डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, ओके। An infinitely long wire carrying IT equal to I naught cos omega t is placed at the distance of a form of the square loop of side A shown in the figure. If the resistance of the loop is R, इस जो loop है इसका resistance दे रखा है कैपिटल R, the amplitude of the induced current in the loop, आपको amplitude induced current का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये आपका इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। जब ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होगा तो इसमें करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखो, तो स्ट्रेंथ जो है आगे की तरफ
कम हो रही होगी। लेकिन फिर हमने देखा करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। जब करंट वेरिएबल है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर जो होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। अगर ये कांस्टेंट होता तो भाई साहब कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, याद रखना। अगर करंट कांस्टेंट होती तो यहाँ से फ्लक्स भी कांस्टेंट पास होगा, टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि करंट टाइम डिपेंडेंट हो फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होगा। तो हमसे पूछा यह गया है कि इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो बताइए उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहले हमें अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवानी है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले ईएमएफ निकालना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया फ्लक्स निकालना होता है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है V डॉट ए। लेकिन यहाँ पर एरिया तो कांस्टेंट है, पर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, तो हर जगह पॉइंट की स्ट्रेंथ अलग, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग थी। इसलिए यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट लेंगे हम dx। ये मान लिया एक लेंथ एलिमेंट है dx, और ये जो है x डिस्टेंस पर है वायर पे। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 4 पाई। इनफाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है, और I अपॉन x। इनफाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ही आता है। पाई बाय 2 1 1 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई आएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फाई B का फॉर्मूला होता है B डॉट dA। तो B का तो ये रहा, B लिख लिया इनटू dA। अब देखो B डॉट dA कैसे लिखना है, बहुत ध्यान से देखना है। d फाई B इक्वल टू B की वैल्यू ये रही म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन x। अब आपको इस एरिया, ये जो मैंने माना है एरिया एलिमेंट जिसे मैं लेंथ एलिमेंट बोल रहा था, उसका एरिया कितना होगा? तो भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, स्क्वायर की लंबाई दे रखी थी a, तो ये a है और चौड़ाई dx। तो a dx जो होगा उसका एरिया होगा, तो ये हो गया a dx। ठीक, ये आपका फ्लक्स आ गया। फ्लक्स आया इस एलिमेंट की वजह से। हमें निकालना है इंटीग्रेट करके पूरा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फाई भी है वो आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। और लिमिट आपकी ए से स्टार्ट हो रही है और 2a तक जा रही है, स्क्वायर है ना, तो a से लेकर 2a तक। तो इंटीग्रेशन कितना होता है फाई बी का? फाई बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए। इसका इंटीग्रेशन होगा log x, तो log x इंटू a से 2a तक। अब बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? फाई बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए। log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2a अपॉन a, a से a कैंसिल, log 2 आ गया। फाई बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू log 2। ठीक, अभी क्या निकला हमारे पास? हमारे पास मात्र फ्लक्स निकला बाय द डेफिनेशन, बाय फैराडे लो, या कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। क्या होता है ईएमएफ डेफिनेशन? E इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बी बाय डी टी। माइनस इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं, चलो लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E इक्वल टू एंड में जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग स्किप करेंगे उसे, डी ओवर डी टी। और फाइव बी की वैल्यू कितनी है बताओ? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए log 2। भाई टाइम डिपेंडेंट क्या है? टाइम डिपेंडेंट करंट है, क्योंकि करंट की वैल्यू दे रखी है। बताओ कितना हुआ? E इक्वल टू माइनस के डी बाई डी टी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई की वैल्यू है आई नॉट कोस ओमेगा टी, आई नॉट कोस ओमेगा टी इंटू ए log 2। ठीक, सारी चीज कॉन्स्टेंट है। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट कोस ओमेगा टी हुआ, हो गया साइन ओमेगा टी, और आपका हो गया a log 2 और साइन ओमेगा टी का करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा भी आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये तो ईएमएफ निकल गया है ना, हमें निकालना क्या है? इंड्यूस करंट। सो फॉर इंड्यूस करंट अगर आपने ओम का नियम पढ़ा हो तो ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर होता है। आपको करंट निकालना है तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आपका करंट आ जाएगा। तो मैं दोनों साइड को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा, E अपॉन आर इक्वल टू ये आपका करंट आएगा आई इंड्यूस। तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट ए log 2 ओमेगा अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब पूछा क्या उसमें पूछा है इंड्यूस करंट का एम्पलीट्यूड कितना होता है। तो भाई एम्पलीट्यूड कहते हैं पेरियोडिक फंक्शन का आगे वाला पार्ट जो होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसा आपने कभी, इसे तो नोट कर लेगा, उसे मिटाता हूँ। जैसा आपने कभी एसएचएम की इक्वेशन पढ़ी हो, जैसे इसका एम्पलीट्यूड देख लो यार, ये है पेरियोडिक फंक्शन, इसके आगे वाला जो है ये एम्पलीट्यूड है। वैसे वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी पढ़ा होगा आपने कभी, एसएचएम की इक्वेशन वाई इक्वल क्या पढ़ा होगा? ए साइन ओमेगा टी पढ़ा होगा। तो साइन ओमेगा टी छोड़ दो, ए जो है क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। वैसे इसमें जो हमारे करंट निकाला है इंड्यूस करंट, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड इतना है,
तो जब एम्पलीट्यूड निकल आया तो उसका एम्पलीट्यूड को लिख देंगे। पहले इंड्यूस करंट लिखेंगे, आई इंड्यूस करंट कितनी आई बता दो। इंड्यूस करंट आ गया आपका म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई नोट ए log 2 इंटू ओमेगा अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। सो एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा आपके हिसाब से? हिसाब क्या लगाना है, ये है आई एम्पलीट्यूड हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई नोट ए log 2 इंटू ओमेगा अपॉन। तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ऑप्शन मैच कर लें। ठीक है, तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर है आपका ए ओमेगा log 2 अपॉन कैपिटल आर। बिल्कुल सही, आंसर मैच कर चुका। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पेज नंबर 180 पर है। सारे क्वेश्चन बहुत शानदार है, मैं बता रहा हूँ आपको। इन क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे, पहले इन्हें नोट करके उतारेंगे अच्छे से और समझेंगे, फिर आपके पास जो एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आना है। पेज नंबर 180 पर देखेंगे तो पेज 180 पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है, ए सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स डायमीटर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। A uniform magnetic field B is applied along the y-axis. If a time t is equal to 0, the ring is entirely in the xy plane. The EMF induced in ring at time t is greater than 0. और ये क्वेश्चन जेस्ट 2012 में आया, जेस्ट 2012 में आया हुआ है। डायग्राम में रखा है कुछ इस तरीके से। ये आपका एक सिमेट्री दे रखी है और ये डायग्राम दे रखा है सर क्वेश्चन में, जेड एक्स, और यहाँ पर एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। और इसे ये कहा गया इस टाइम ये जो है ये जो लूप रखा हुआ है ये एक्स वाई प्लेन में है, इन स्टार्ट एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और क्वेश्चन है जेस 2012 का, आप मैच कर लीजिएगा। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये अब डायमीटर के अलोंग, डायमीटर का इसका ये है जो एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक डायमीटर है उसके अलोंग ऐसे करके ये रोटेट करना शुरू करता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। ओके, एक बार फिर पढ़ लेता हूं मैं क्वेश्चन ताकि और अच्छे समझ आए। A circular conductor ring of the radius capital R is with constant angular velocity omega about its diameter along the x-axis. A uniform magnetic field B is applied along the y-axis. तो magnetic field जो है y-axis पर applied है, dy cap. If the time t is equal to 0, the ring is entirely on xy plane. The EMF induced at ring at t is greater than 0. T is greater than 0 पे आपको क्या पूछना है? The EMF induced in the ring. हाँ, EMF पूछ रहा है, सिंपल, वेरी सिंपल। पर क्यों आया है जस्ट ये बात अच्छी बात है पूछना है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर ये XY प्लेन पर है तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा। अगर ये XY प्लेन पर है तो इस एरिया का जो पाई आर स्क्वायर एरिया है उसका नॉर्मल होगा इसके अलोंग, ये जो है एरिया वेक्टर होगा इस दिशा में। मानते हो नहीं, यही बस लॉजिकल बात है। अगर आपने ये नहीं लिया तो खत्म है मामला। अभी आपको समझाया मैं कहने का चाह रहा हूँ। अगर ये इसके अलोंग है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए टी टाइम में कितना रोटेट करेगा। टी टाइम में थोड़ा सा रोटेट करा और ये एरिया वेक्टर यहाँ आ गया और ये थोड़ा पीछे घूम गया। जबकि एरिया वेक्टर यहाँ आया तो एक फॉर्मूला होता है आप एंगुलर वेलोसिटी का। क्या होता है फॉर्मूला? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा निकालोगे तो कितना आएगा? ओमेगा टी आ जाएगा इक्वल टू थीटा। तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा टी होगी। मानते नहीं मानते? अगर इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होगी तो बचा हुआ थीटा कितना होगा? ये होगा बचा हुआ होगा कितना होगा? ध्यान से देखो, ये बचा हुआ होगा π/2 माइनस थीटा। क्यों निकाल रहा हूँ? रीजन बिहाइंड इट। मुझसे पूछा गया है EMF। क्या पूछा है? EMF का फॉर्मूला होता है E = -dφ/dt। सिंपल सी बात है, सबको पता, हर बंदे को पता है EMF का फॉर्मूला ये होता है। और जो फाई होता है, फाई का फॉर्मूला होता है B.A। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? B.A। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालना होगा और फ्लक्स में होता है B.A। B.A मतलब BA cos थीटा। और BA cos थीटा मैं आपको दिखाता हूँ आपको। बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है फाई B = B.A। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो हो जाएगी BA cos थीटा।
बी ए कोस थीटा। तो भाई ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। यहाँ पर गलती हो जाती है, और ये जस्ट ने यही देखकर क्वेश्चन बनाया था कि बी और ए के बीच का एंगल देखेंगे तो बी कहाँ है? इधर है। ए कहाँ है? अब घूमने के बाद ए है इधर, एंगल ये वाला चाहिए। और विद्यार्थी क्या लेते हैं? एंगल लेते हैं। अब तो मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि हमको सच पता चल गया था, हम झूठ भी नहीं बना पाएंगे। क्या देखते हैं बच्चे कि एरिया इससे सिमेट्रिक लेते हैं, मतलब फाई बी ए कोस थीटा लेके चले जाते हैं। तो बी ए कोस थीटा लेके नीचे चलना, हमें एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा लेना है। फाई बी इक्वल टू कितना हो गया? बी ए कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पर गलती कर देते हैं बस, कोस पाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। फाई बी इक्वल टू हो गया बी ए इंटू साइन थीटा। ठीक है सर, और साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? एम्प्लाइज फाई बी इक्वल टू आ जाएगा बी ए साइन थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डेफिनेशन होती है ई इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, माइनस के डी फाई बाई डी टी, टाइम डिपेंडेंट है तो डी फाई बाई डी टी आ गया। तो ई इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के फाई बी की वैल्यू कितनी होगी? डी ओवर डी टी इंटू बी इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ई इक्वल टू कितना हो गया? बी की वैल्यू तो बी आ गई, ए आ गया, साइन ओमेगा टी का हो गया कोस ओमेगा टी, और डिफरेंस में प्लस में था तो ये होता ओमेगा। ओमेगा ए की वैल्यू रख दो, कितनी होती है? एम्प्लाइज ई इक्वल टू आ गया बी ए की वैल्यू रखनी थी हमें पाई आर स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो भाई कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था किसमें? जैसे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया था, मुझे भी इंटरेस्टिंग इसलिए लगा डिस्कशन लायक, क्योंकि यहाँ हमें मेनली ये बताना पता चला कि ये पता चला हमें मेनली कि फ्लक्स के फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का थीटा लेना होता है। अदरवाइज आपका आंसर में यहाँ पर साइन आएगा, आप जो सोल्व करेंगे तो आंसर साइन आएगा। ऐसे बहुत बच्चों का साइन आया था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर मैं इसलिए डाला हूँ ताकि आप क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन को नोट करें, उसके नीचे सॉल्यूशन को नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 184 पर। ठीक, और 3-4 क्वेश्चन और हैं अच्छे तो खैर सभी हैं, पर आप लोगों को करने होगा, है ना। ज़्यादा यहाँ करेंगे तो फिर बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप लोग समझ भी नहीं सकते और समझाना नहीं चाहते समस्या को। अच्छा, एक क्वेश्चन इधर भी है। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। पेज नंबर 130, पेज नंबर है आपका 183 और क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ठीक, पेज नंबर 183 पर क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कह रहा है कि ए कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस ए इज रोटेटिंग about its own axis with a constant angular velocity omega in a uniform magnetic field vector reacting perpendicular to the plane to the disk. Find the value of EMF induced between the ring and its center of the disk. A conducting ring, एक conducting disk है, एक conducting disk दे रखी है ऐसे। डिस्क तो आपको पता ही है, मतलब पूरे में मटेरियल है, और इसमें आपका ये एक्सिस दे रखी है इस तरीके से, और ये कह रहा है इस वाली एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट करता है। तो पूछ रहा है कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। गुड क्वेश्चन, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो भाई ईएमएफ प्रोड्यूस होने के पीछे का रीजन है यहाँ पर कि जब कंडक्टिंग रिंग की को हम मोशन में लाएंगे तो जो इसके चार्ज पार्टिकल होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी मोशन में आएंगे। जब मोशन में चार्ज पार्टिकल आएंगे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है उन्होंने परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ओके सर, परपेंडिकुलर टू द डिस्क मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आर रेडियस होगी सिंपल। तो हमें करना क्या है? हमें निकालना है, पूछा क्या है इसमें? ईएमएफ पूछा है, व्हाट इज द प्रोड्यूस ईएमएफ। बहुत ही सिंपल, करना क्या है? आपको एरिया एलिमेंट लेना है थीटा एंगल पर। ये मान लिया थीटा है, ठीक है, ए रेडियस दे रखी है पूरी इसकी, ये थीटा है, तो ये मान लिया डी थीटा है। ठीक, जब रोटेट करेगा तो मान लिया डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है, तो लगाएंगे फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। जब आप एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस लगाएंगे, एंगल कितना है? डी थीटा, और आर का आपको निकालनी है, अपॉन रेडियस दे रखा है ए, मल्टीप्लाई करो ए डी थीटा, वो तो पता ही होता है वैसे भी, फिर भी मैंने बता दिया आपको। ए थीटा यहाँ हो गया ए डी थीटा, क्या हो गया? ए डी थीटा, तो ए डी थीटा आ गया। और ये वाली रेडियस कितनी है? ए है। ठीक, तो एरिया कैसे निकलेगा? सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ए इंटू हाइट कितना है? ए डी थीटा, ए
डी थीटा। तो एरिया एलिमेंट कितना आ गया, एरिया एलिमेंट आ गया डी ए इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर डी थीटा, एरिया एलिमेंट आ गया ना। फ्लक्स कितना होगा 100, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी कितना होगा, डी फाई बी जो हो जाएगा वो होता है ए बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो बी दे रखी है, तो डी फाई बी जो आता है वो बी दे रखी है, तो बी लिख देंगे डायरेक्ट, कैसा बी लिखेंगे इंटू एरिया कितना आ गया 1/2 ए स्क्वायर डी थीटा। तो डी फाई बी इक्वल टू आ गया बी इंटू 1/2 ए स्क्वायर डी थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा डी फाई बी ओवर डी टी इक्वल टू बी इंटू हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। और मैं आपको बता चुका हूँ ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, एम्प्लाइज डी फाई बी ओवर डी टी इक्वल टू 1/2 बी ए स्क्वायर ओमेगा, एम्प्लाइज ई इक्वल टू माइनस के डी फाई बी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस के 1/2 बी ए स्क्वायर ओमेगा। यहाँ माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है, ई एम एफ किस तरफ, मतलब पॉजिटिव। अब इन्हें क्या पूछा, इन्हें पूछा कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस और द कैलकुलेट द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब हमने ज्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल नहीं घटाकर कम में से ज्यादा पोटेंशियल घटाया है, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। मिटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आई होप इससे बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार। इसमें तो आपको आनंद आ जाएगा पक्का, आपको आनंद देखने में आएगा और हमें शायद आनंद करने में आए। बहुत ही सुंदर, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, निकालना है आपका अगले क्वेश्चन में। अभी पढ़ता हूँ, इसे मिटा दो जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पेज नंबर 184 पर, पेज नंबर 184 पर है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है वो कह रहा है कंसीडर अ वायर लूप इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड ए along a straight wire carrying I is placed in the plane of the magnetic loop at the distance d from the nearest vertex of the triangle and the parallel of the farthest side of the triangle. Find the total magnetic flux passing through the loop. सिर्फ फ्लक्स निकालना है आपको, और एक वायर दे रखा है और वायर के पास साफ करके बनाता हूँ, मेरा क्वेश्चन अच्छा है। तो आपको क्या करना है, एक वायर दे रखा है और वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर बना लिया, ठीक बन गया जी। और उसके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया और इसकी साइड दे रखी है ए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी डिस्टेंस है। और पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, और करंट दे रखी है आई, ठीक है। और इसकी हाइट भी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है एच ट्रायंगल। तो ये पूछा और इतना कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बात आ रही है इससे पास होने वाले फ्लक्स में दिक्कत क्या आ रही है, इससे पास होने वाली दिक्कत ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, इसका क्रॉस सेक्शन जो परपेंडिकुलर रीजन है वो भी चेंज हो रहा है। ऐसी स्थिति में फ्लक्स निकालना बहुत ही ज़्यादा दुविधाजनक है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो समझेंगे कि कैसे फ्लक्स निकाला जाए, बहुत शानदार क्वेश्चन। हमने क्या करना है कि एक वही एरिया एलिमेंट लेना है, ऐसे करके ये एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने और इसे dx मान लिया, चौड़ाई को कितना मान लिया, इसको चौड़ाई को मैंने मान लिया ये है dx, और जो ऊंचाई है इसे मान लिया y, क्योंकि ऊंचाई भी टाइम के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, x का मान बदलेगा तो ऊंचाई का मान भी बदलेगा ना। तो ये है x डिस्टेंस पर है और इतना आपको लेके चलना है, ठीक है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, वी नो दैट इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, b इक्वल टू होता है μ/4 नहीं 2 I अपॉन x। तो फ्लक्स कितना होगा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी डी फाई बी इक्वल टू होता है बी डॉट डी ए, एरिया की वैल्यू दिख रही है साफ साफ, कितनी होगी एरिया की वैल्यू, डी फाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी की वैल्यू है μ/2 इंटू आई अपॉन एक्स इंटू डी ए की वैल्यू है वाई डॉट डी एक्स। डी ए की वैल्यू कितनी है, वाई डॉट डी एक्स, डी ए की वैल्यू आ गई वाई डॉट डी एक्स। अब बात आता है y भी वेरिएबल पैरामीटर है और x भी वेरिएबल पैरामीटर है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। जब y और x दोनों वेरिएबल पैरामीटर आएंगे, ये वाला डिस्टेंस a है, ठीक है, ये a है और ये भी a है और ये भी a है, ठीक।
जब y और x दोनों वेरिएबल पैरामीटर होंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करने पड़ेंगे वेरिएबल को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से हम कोई थ्योरम यूज करके क्या करेंगे कि इन दोनों में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में ला सकें। तो हमें जनरली एक फॉर्मूला लगाना है जो सिमिलर ट्रायंगल के रूल में लगता है कि खड़ी बटे खड़ी बराबर पड़ी बटे पड़ी। ये हम हिंदी मीडियम और गवर्नमेंट कॉलेज में समझाया था। तो मैं इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वर्टिकल साइड बटे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बटे हॉरिजॉन्टल, ऐसे चलेंगे। देखो समझ आएगा। वर्टिकल कितना है, इसका वर्टिकल है y, वर्टिकल, ठीक। ये वाला ट्रायंगल आप ध्यान देंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखने में बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है वर्टिकल बटे वर्टिकल। तो वर्टिकल कितना है, ये y है, तो वर्टिकल बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, समरूप देखने में एक जैसे, ठीक। तो लगाएंगे वर्टिकल क्या है y अपॉन वर्टिकल क्या है साइड a अपन हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, तो ये है पूरा x, ये है d, x माइनस डी अपॉन इसका हॉरिजॉन्टल कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक h, यहाँ तक कितना है h, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला था वर्टिकल बटे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बटे हॉरिजॉन्टल। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, याद आए तो वर्टिकल बटे वर्टिकल बराबर हॉरिजॉन्टल बटे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये मैं वर्टिकल बटे वर्टिकल लगा दे और हॉरिजॉन्टल ये वाली डिस्टेंस अपन हॉरिजॉन्टल पूरा ट्रायंगल के लगा दे, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, y की वैल्यू आएगी x माइनस डी और इंटू a अपॉन x, ये a चला गया ना उधर, अपॉन h, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में लगा भैया, कहाँ जाए, कितना जाएगा, डी फाइव बी इक्वल टू आ गया म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू है x माइनस डी इंटू ए अपॉन एच इंटू डी एक्स, ठीक। तो आप क्या करना है, इस x को इसके साथ ले लेना है, डी फाइव बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू ए अपॉन नीचे h और ब्रैकेट में बचा यहाँ पे x माइनस डी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, आई एन टी डी आर ए टी आई एन टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपका मिलेगा प्लस 5b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, वेरिएबल पैरामीटर से पहले इंटीग्रेशन लगाना है, लिमिट का वो ध्यान रखना है कि लिमिट क्या ली जाएगी। तो अपने विवेक से आप सोचो कि लिमिट क्या ली जाएगी यहाँ से यहाँ तक के लिए। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए करना तो लिमिट लेंगे d से लेके चलेंगे और d प्लस एच तक चलेंगे, d से लेकर d प्लस एच तक, ठीक है। तो इधर का मिटा देता हूँ मैं और ताकि क्वेश्चन को साफ करके सॉल्व किया जा सके। d से लेकर d प्लस एच तक करना है, हाइट जो है h दे रखी ना, तो इंटीग्रेट करते हैं d से लेकर d प्लस एच तक, बताओ कितना है, ये आ गया 5b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए अपॉन एच, और इन लिमिट है आपका d से लेकर d प्लस एच तक और x माइनस डी अपॉन एक्स, ये है आपका वेरिएबल और dx। इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 5b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए अपॉन एच। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं d से लेकर d प्लस एच तक, 1 से इसके नीचे लाओगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस ये बचेगा d अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, करो भैया, ये तो हो गया x और ये बचता है log x। तो 5 क्योंकि d तो कॉन्स्टेंट दे रखा है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए आई अपॉन एच, ये हो गया x माइनस ये हो गया d log x, तो ये हो गया d से d प्लस एच तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो भाई, 5b इक्वल टू कितना गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए अपॉन एच, अपर लिमिट है d प्लस एच माइनस d log x प्लस d प्लस एच, और लो माइनस लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट यहाँ रखोगे d आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d log, ये भी d हो जाएगा, ठीक। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यस, d जो है माइनस का है और यहाँ d जो है प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। तो 5b जो हो रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए अपॉन एच, यहाँ बचा आपका h और माइनस की ये हो गया d log d प्लस एच, d log d प्लस एच, और ये प्लस का है d log d। आपको ऐसा नहीं मिलेगा आंसर, अभी ऑप्शन के अनुरूप इसे चेंज भी करना पड़ेगा। जितना आप सिंक्रोनाइज कर सकेंगे क्वेश्चन को उतना करें और आपका ऑप्शन वहाँ मैच कर जाएगा। बताइए कितना आ गया, तो ये आ गया 5b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए अपॉन एच इंटू एच माइनस डी कॉमन ले लिया, बचा लो d प्लस एच
और माइनस कॉमन ले बाहर तो ये माइनस हो जाएगा और log d। ठीक, तो बताइए 5b कितना आ गया? 5b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए अपॉन एच, ये हो गया h माइनस डी, और यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये हो जाएगा log d प्लस एच अपॉन डी, d प्लस एच अपॉन डी हो गया। तो कितना हो गया? 5b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ए अपॉन एच माइनस डी, और यहाँ भी लोग में दो जगह बांटेंगे इसे, तो इसके नीचे करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया, माइनस इसके नीचे करेंगे तो एच अपॉन डी आएगा प्लस एच अपॉन डी आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, एम्प्लाइज 5b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए अपॉन एच और एच माइनस डी लोग 1 प्लस एच अपॉन डी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अभी मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ चिल्लाने से पहले, क्या पता आंसर गलत हो, वैसे गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर है आपका, आंसर आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए 1 अपॉन एच को अंदर ले गए हैं, तो 1 माइनस डी अपॉन एच लोग 1 प्लस एच, बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या कराया अगली लाइन में, इसको जो है एच को अंदर ले गए हैं 5b इक्वल टू, ताकि ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करे। आई ए इस एच को अंदर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस यहाँ पे डी अपॉन एच हो जाएगा, डी अपॉन एच, और ये हो जाएगा log 1 प्लस एच अपॉन डी। ठीक है, तो ये फ्लक्स पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, और क्वेश्चन टिपिकल तब माना जाता है जब पैरामीटर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल हो। वेरिएबल इन द सेंस डायग्राम जितना ज़्यादा रैंडम होगा क्वेश्चन उतना ज़्यादा टिपिकल बन जाएगा। आप देख सकते हैं मात्र मैंने फ्लक्स निकाला है और इतनी लंबी गाथा हो गई। अगर इसी में EMF पूछता तो आप बताओ जरा कैसे होता, सोल्व कैसे करते हैं। अगर इसी में EMF पूछता तो पहली बात तो ये टाइम डिपेंडेंट कोई फैक्टर ही नहीं है, तो EMF 0 आता। और दूसरी बात, कभी भी वायर के पास कोई चीज़ रखी हो चुपचाप EMF 0 ही आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और फ्लक्स चेंज होने पर ही EMF प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर दिया होगा, ये मान के चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 188 पर। ओके सर, तो पेज नंबर 188 पर है क्वेश्चन पेज नंबर 188 पर है क्वेश्चन नंबर 18। पहले से मिटा देते हैं। पेज नंबर 188 क्वेश्चन नंबर 18। ओके, हल्का क्वेश्चन है वो, हल्के क्वेश्चन करने चाहिए ना, खुश रहना चाहिए इंसान, खुश रहेंगे तो आगे कर लेंगे। पेज 188, पेज नंबर है 188 और क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर है 18, पेज नंबर 188। वन को बिल्कुल साफ साफ लिखना मांगता है। ओके, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 188। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना? 18। इंड्यूस करंट कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट याद करनी है, इन सेकेंड रीजन में ग्राफ प्लॉट करना है। डायग्राम दे रखा है, एक लाइन है और इस बाउंड्री के इधर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ कोर्स इनसाइड का सिंबल ही यही होता है, आउटसाइड का सिंबल पॉइंट होता है, इनसाइड का सिंबल क्रॉस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इनसाइड है। बट कैसे पता चलेगा आपको यूनिफॉर्म है? क्योंकि इसके बीच का सेपरेशन सेम है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन सेम होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और एक डिस्क है आपके पास, डिस्क है या रिंग है, एग्जैक्ट कहा नहीं गया है, तो ये ऐसे है, मान लो ये ऐसे रखिए। इसकी खास बात ये है कि ये ओरिजिन क्या है, ये जो इसका सेंटर है इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो सेंटर के अबाउट जब रोटेट करेगा तो मान लिया इनमें क्वेश्चन में जो लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जब स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ पहुंचेगा तो इधर की साइड से कम हो जाएगा। ये है, इसके अंदर डी थीटा जो है, इसके अंदर डी थीटा ये प्रवेश कर चुका है और इसकी रेडियस जो है आर दे रखी है। तो पूछ ये रहा है कि जब ये इसके अंदर पास होगा उस टाइम इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा इन रीजन सेकंड में, और ग्राफ बताइए आप कैसा ग्राफ प्लॉट होगा। तो सबसे पहले पूछा गया इंड्यूस्ड करंट। तो मैं इंड्यूस करंट बताने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें इंड्यूस करंट निकालने के लिए इंड्यूस वोल्टेज मतलब ईएमएफ निकालना होगा, और ईएमएफ निकालना होगा मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया से फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी दी होनी चाहिए यार, एंगुलर वेलोसिटी दी है, बिना एंगुलर वेलोसिटी काम चलेगा ना। आर ये थीटा ये हो गया, आर डी थीटा। अंदर का एरिया निकालो कितना हो जाएगा, अंदर का एरिया हो जाएगा
डी ए इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना आर इंटू हाइट कितना आर डी थीटा, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया डी ए इक्वल टू आ गया 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। तो फ्लक्स कितना होगा डी फाई इक्वल टू बी डी ए, तो बी इंटू डी ए आ गया फाई डी फाई बी माने फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। बी की वैल्यू कितनी है, बी तो बी है इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट आप बताओ जरा कहाँ तक करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर आपके अंदर विवेक है तो बताओ जरा। इंटीग्रेट करेंगे इसे 0 से लेकर पाई तक, जब रोटेट करेगा ये तो आप देखें ध्यान से, तो इसमें पाई ही इसके अंदर आ सकता है। जब पाई तक रोटेट करेंगे 0 से पाई तक तो लिमिट लेंगे 0 से पाई तक, ये आपका पाई आ जाएगा। अब पूछा इसमें क्या क्या है, डी फाई बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब दिक्कत ये आ रही है, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करके फाई लिमिट रख दूंगा और कांस्टेंट वैल्यू ले आता हूँ फ्लक्स की, तो मैं डिफरेंशिएट करके ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, पहले इस वैल्यू के जरिए ईएमएफ निकालना है ना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, समझ में आ रहा है मैं कहीं तरह, मैं कह रहा हूँ हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स आया डी फाई बी इक्वल टू 1/2 कितना है, पहले ठीक से लिखो यार, इसको बताओ कितना है, डी फाई बी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा इंटू बी by the definition of EMF, by the definition of EMF, definition of EMF। ये आपकी डेफिनेशन बताओ जल्दी से। ये भी डेफिनेशन होती है E इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, माइनस के डी फाई बाई डी टी, बताओ भैया कितना होगा, माइनस के डी ओवर डी टी। फाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, फाई बी की वैल्यू आ गई इतनी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा इंटू बी, और सबको दिख रहा है डी इसके आ गया, तो इसके आगे लगाओ माइनस का 1/2 आर स्क्वायर बी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो E इक्वल टू आ गया माइनस के 1/2 आर स्क्वायर बी इंटू ओमेगा। सो मैग्नीट्यूड जो है ईएमएफ का वो आ गया 1/2 आर स्क्वायर बी इंटू ओमेगा। तो ये ईएमएफ मैंने निकाल दिया, ठीक है। इंक डाल लेते हैं थोड़ा, ईएमएफ आपके पास आ चुका है। अब पूछा गया अगले क्वेश्चन में ये कि इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, समझ लो, ईएमएफ की इंड्यूस करंट की, क्योंकि इस ईएमएफ की वजह से करंट भी तो प्रोड्यूस होगा। अगर रिंग दे रखा है तो ऑफ कोर्स उसका एक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस को ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट जो मिलती है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था फैराडे फर्स्ट लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और फैराडे सेकंड लॉ जो है वो बताता है कि मैग्नीट्यूड नहीं, वो डायरेक्शन बताता है, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है, जिसे हम लेंज लॉ भी कहते हैं। तो अभी मैं लेंज लॉ के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फिर हम उसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे कैसे फ्लक्चुएट करेगा ये पूरा ईएमएफ का खेल। ओके सर, यस। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये देखो, करंट जब इसके अंदर ये जाएगा, करंट या तो नीचे बह सकती है, ओके सर, या करंट ऊपर बह सकती है। पूछा गया है किधर बहेगी, ये क्वेश्चन है। तो आपके हिसाब से देखेंगे कहाँ बहेगी, और फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा किधर बहेगी। सबसे पहले लेंज लॉ को रिपीट करते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि भाई साहब जब भी इंडक्शन या सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस आएगा, जब भी फैराडे लॉ लगेगा, तो फैराडे लॉ के दौरान मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वही करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर लेंज लॉ में ये कहा गया था कि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, सभी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबका आंसर बता रहा हूँ मैं। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो उस चीज का अपोज करेगी जिसकी वजह से करंट उत्पन्न हुई है, मतलब क्रिएट हुई है। ये आपका लेंज लॉ होता है, सेकंड लॉ। अब आप देखें, ये नीचे आने की वजह से, ये नीचे आने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ये पीछे धकेले, इसे, इस चीज को पीछे धकेले। अब हमें पीछे धकेलना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दो हाथ होते हैं फ्लेमिंग जी के, एक बायां एक दायां, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो बाएं हाथ से हम बल निकालते हैं और दाएं हाथ से दिशा निकालते हैं। अभी हमें बल निकालना है, फोर्स निकालना है, तो मैं बाएं हाथ का नियम यूज करूंगा, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा मैं, और आपको पता ही है इसमें कि कौन सी चीज क्या क्या होती है। स्तंभ को हमेशा ही फोर्स कहते हैं, ये पता होना चाहिए। आई को करंट कहते हैं और इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे, मुझे इस वाली ब्रांच में करंट पता लगानी है ना, इस वाली ब्रांच में करंट किधर होगी। तो सबसे पहली बात, ये जो मिडिल, ये जो फिंगर है, ये वाली फिंगर जो है, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड, ठीक। ये वाली चीज क्या होती है, करंट है। तो करंट को अभी हमें पता ही नहीं किधर होगी, बट मुझे पता है कि इस चीज को, इस वायर को मुझे पीछे धकेलना है, क्योंकि लेंज भैया कह रहे हैं, लेंज भैया कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए कि फ्लक्स या इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी, इसे पीछे धकेलेगी।
तो इस तार को मुझे पीछे धकेलना है, इस तार को जब मुझे पीछे धकेलना है, इस तार को मुझे जब पीछे धकेलना है, फोर्स ऐसा बुक में निकाल, लोग कई तरीके से आंसर निकालते हैं, पर मैं लेंज लॉ से निकालता हूँ, मुझे यही टेस्टी लगता है, आई मीन अच्छा लगता है। तो ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तो फोर्स तो इसमें लगा दिया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है मैं अंदर हूँ, तो ये उंगली मजबूरी में इस दिशा में जा रही है, इसका मतलब करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी ताकि पूरी चीज बैलेंस रहे। और इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी घूमती है ऐसे और ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब करंट विल बी फ्लो, करंट डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी जो भी क्वेश्चन इंड्यूस करंट से रिलेटेड है आप निसंकोच पूछ सकते हैं, और सब में मैं यही लगाऊंगा, फिलिंग के लेफ्ट हैंड का लो, लेंज लो फॉलो करो और आंसर पाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके आगे ही पूछा गया अटैच्ड है इससे, कि जब ये इसके अंदर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब बाहर निकलेगा तो डिक्रीज हो रहा है, फिर अंदर जाएगा तो इंक्रीज हो रहा है, बाहर निकलेगा डिक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ का जो बढ़ना घटना है उसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? गुड क्वेश्चन। तो इसको मैं आपने नोट कर लिया तो मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये पाई तक है यार, ये पता ना भूल गया। ये जब पाई तक अंदर जाएगा ना, जब ये पाई तक अंदर जाएगा तो आधा मतलब पूरा रिंग, हाफ रिंग जो है अंदर जा चुकी होगी मैग्नेटिक फील्ड में। देखो इसका ग्राफ ईएमएफ कितना है, 1/2 r² b ओमेगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा ऐसे, एक लाइन ये प्लॉट हो गई और ये टाइम हो गया और ये ईएमएफ हो गया, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ कितना 1/2 r² b ओमेगा। तो यहाँ तक मान लो ये है 1/2 r² b ओमेगा, ये प्लस में और नीचे है यहाँ पर माइनस का 1/2 r² b ओमेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाएगा, जैसे इंक्रीज हो रहा है ईएमएफ, देखो ईएमएफ क्या कर रहा है, ईएमएफ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कब करेगा, जब तक उसके अंदर रहेगा। ये ईएमएफ क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की स्टेट में वो पाई एंगल तक, जहां तक आपका एंगल पाई है वहां तक वो जो है कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा, वहां तक वो कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा। तो यहाँ से ये ग्राफ गया ऐसे और फिर आधा पूरा जब वो ये, फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये जो एंगल है ये है पाई अपॉन ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा। ये पाई अपॉन ओमेगा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब वो आधा उसके अंदर जा चुका होगा, जब अंदर आधा जा चुका होगा, तो आप खुद सोचिए उस टाइम एंगल कितना बना होगा, तो हमने एंगल पाई बना होगा, तो ओमेगा लिख दिया पाई अपॉन टी। तो ये आपका पाई अपॉन टी ओमेगा आ गया। टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा। तो आधे जाने तक के टाइम को मैंने यहाँ तक दिखाया। तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ क्या हुआ, पहले डिक्रीज हुआ और जैसे एंगल आधा पूरा हुआ होगा, आधा पूरा मतलब वो चीज पूरी अंदर जा चुकी होगी, पाई एंगल अंदर जा चुका होगा, तब क्या होगा, फ्लक्स कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर क्या होगा, करंट ईएमएफ वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब वो बाहर निकलेगा तो क्या करना चाहिए, वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे मैक्सिमम था फिर कम होना शुरू होगा, तो कम होने क्या है, ईएमएफ नेगेटिव आया। फिर 2π/3 पर फिर वही घटना होगी, फिर 3π/3 पर मतलब लिख देता हूँ, चलो 3π/3 पर वही होगी, फिर 4π/3 पर वही होगी। हमें याद कर रखना है कि यहाँ से शुरू होगा मैक्सिमम। खुद सोचिए आप एक बात को जरा, जब कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, जब कोई चीज घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा यार, इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो ग्राफ पॉजिटिव लेके चलेंगे। आप कभी भी गलती से भी ये मत कर लेना, जो ईएमएफ सोल्व करा है माइनस का साइन आ रहा है तो पहले ही माइनस ले लिया, यही गलती हो जाती है पेपर में, गलती नहीं करनी है। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो कभी भी डायरेक्शन को नहीं बताता, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। फैराडे का फर्स्ट लॉ कभी भी डायरेक्शन को नहीं बताता, डायरेक्शन बताने के लिए ही, करंट की डायरेक्शन बताने के लिए ही फैराडे का सेकंड लॉ आया है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ से आप सोल्व करके जब भी ईएमएफ निकालें और ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उससे कभी डिसाइड ना करें कि ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ कैसा होगा, जब वो करंट कंडक्टिंग लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में पास हो रहा है, एंट्री कर रहा है, तो फील्ड लाइन उसके अंदर इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, तो ग्राफ पॉजिटिव। बाद में बाहर निकलने लग गया तो ईएमएफ फ्लक्स कम हो रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पैरियोडिकली तो चलेगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर वो क्वेश्चन है तो अगला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन इतने ही थे। हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ।
अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये आपका लास्ट चैप्टर है मेरी तरफ से, एंड है चैप्टर्स का। और जो छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं वो बिल्कुल 12th क्लास की हैं, जैसे सर्किट थ्योरी है, किरचॉफ लॉ लगाते कैसे हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोटे क्लास की हैं, उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएम वेव्स और पॉइंटिंग थ्योरम हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उससे पहले डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म को समझना। मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया था गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम की मैंने आपको फॉर्म बता दी थी, नंबर 1 जो आती है वो गॉसेस थ्योरम आती है, गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम की मैंने आपको इंटीग्रल फॉर्म भी बता दी थी, डिफरेंशियल फॉर्म भी बता दी थी, जो थी डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल करेक्ट, यही थी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। और इंटीग्रल फॉर्म तो पता ही होती है सबको। दूसरी जो है आती है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो गॉस थ्योरम होती है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, पर मैं उसका प्रूफ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 5b इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा? मान लीजिए क्लोज रीजन है और इसके अंदर एक बार मैग्नेट रखी हुई है, इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, नॉर्थ से मैग्नेट फील्ड निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है। तो अगर मैं क्लोज पूरे सरफेस से देखूं नेट फ्लक्स कितना है, कितना पास हो रहा है, तो वो आएगा 0। तो नेट फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है वो 0 आता है, तो नेट में 0 हो गया। बी की वैल्यू कितनी होती है? बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। यहाँ पर लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये हो जाएगा बी डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 इंटू डी बी इक्वल टू 0। तो ये एम्प्लाइज कर रहा है कि डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। जो दूसरी क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिफरेंशियल फॉर्म बता दी है। ठीक है, ये वैसे बीएससी का होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता सिर्फ उनके लिए बताया जाएगा, वरना ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस है तो पता ही होनी चाहिए। पहले का प्रूफ मैंने सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में बता दिया, अब तो 11वां लेक्चर चलने जा रहा है। तो और गॉस थ्योरम का मैग्नेटोस्टैटिक्स का प्रूफ ये रहा। थर्ड जो है वो है आपका ईएमएफ वाला, जिसे कहते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ का प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको। फैराडे लॉ को आपको पता होना चाहिए, ई इक्वल टू कितना होता है? माइनस के डी फाइव बाई डी टी, माइनस के डी फाइव बी बाई डी टी प्रूफ होता है इसका। और ई क्या होता है? ये होता है ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस के डी फाइव बी बाई डी टी। ठीक, आगे चलेंगे। 5b का फॉर्मूला कितना होता है? ये हो गया इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस के डी ओवर डी टी, और 5b होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एस इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल डेल बी ओवर डेल टी इंटू डी एस। ये क्या चीज़ है? सरफेस इंटीग्रेशन। ये क्या है? लाइन इंटीग्रेशन यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम पता होनी चाहिए भाई, बहुत ही अच्छे से बताई थी फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। यहाँ पर हो जाएगा डेल क्रॉस ई, और ये बन जाएगा सरफेस। ये हो गया डी एस सरफेस माइनस का इंटीग्रल डेल बी ओवर डेल टी इंटू डी एस। इसको इधर ले आओ, कितना हो गया? ये हो गया डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी ओवर डेल टी इंटू डी एस इक्वल टू 0 एम्प्लाइज डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी ओवर डेल टी इक्वल टू 0 एम्प्लाइज डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। ये होता है फैराडे लॉ। ठीक है, अब आता है हमारे पास एम्पियर्स लॉ। देखो पहले ये डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता होंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन, ईएम वेव, पॉइंटिंग थ्योरम भूल जाओ। ये बेसिक है भाई, किसी इंटरव्यू में भी जाओगे तो इसको लिखवाएगा, प्रूफ भी करवा सकता है कहाँ से। तो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे के 10वें चैप्टर बहुत ही ईजी है, पर उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा है आपका एम्पियर लॉ, और उसका प्रूफ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और शायद मैं बता चुका था पर मुझे याद नहीं बता चुका था या नहीं, इसलिए मैं दोबारा प्रूफ कर देता हूँ। और चौथा है आपका एम्पियर्स लॉ। देखेंगे एम्पियर्स लॉ क्या है। तो एम्पियर्स लॉ क्या है? एम्पियर्स लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटीग्रल बी डॉट डी एल। आई की डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की टर्म में भी होती है, जे डॉट डी एस। लाइन ये स्टोक्स थ्योरम क्या कहते हैं भाई? स्टोक्स थ्योरम कहते हैं इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट जे डॉट डी एस। एम्प्लाइज ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल क्रॉस बी माइनस के म्यू नॉट वेक्टर जे डॉट डी एस इक्वल टू 0 एम्प्लाइज ऐसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी। गंदी लग रही है राइटिंग तो यार एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें पता होना चाहिए था ना। डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्वेश्चंस थी जो कि पता होनी चाहिए थी, और इनके बेस पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर है, अगला चैप्टर 10th चैप्टर वो स्टार्ट होगा। तो मैं ये आप मान के चले डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। पहली क्वेश्चन को जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट्स कॉल्ड गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा आता है आपका
पहला क्या है, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपन एस नॉट गॉस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 गॉस फ्रॉम मैग्नेटोस्टैटिक्स, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी फैराडे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और फोर्थ इक्वेशन वो है जो है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे इक्वल एम्पियर ऑफ डेल क्रॉस बी इक्वल म्यू नॉट। ठीक है, ऊपर की दो इक्वेशन जो है वो स्केलर है, नीचे की दो इक्वेशन जो है वो वेक्टर है, इतनी याद रखना। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और फिर मैं आपको डिस्कस करते हैं चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर 10 उसके बारे में। चैप्टर 10 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से डिस्कस करते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए गेट के लिए तो अलग से लानी पड़ेगी क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। ठीक, तो बात करते हैं चैप्टर 10 का नाम क्या है। तो चैप्टर 10 जो है हमारा वो है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन कोमा पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम कोमा ईएम वेव, ईएम वेव। तो ये आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी? हुआ ये था कि जो मैक्सवेल भैया थे जिनका नाम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल था, सम्माननीय है सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या करा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स जो डिफरेंट ब्रांच मानी जाती थी उनकी फंडामेंटल इक्वेशन को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मेन थीम थी उसे समझाया। उन्होंने बताया कि अगर इन चार इक्वेशन को एक साथ लिखा जाए तो क्या होंगे। बिफोर करेक्शन क्या थी वो, पहली इक्वेशन थी डेल डॉट बी, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नंबर 2 थी डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। नंबर 3 थी डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। और चौथी इक्वेशन थी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, म्यू नॉट जे। फिर उन्होंने क्या करा कि इस एम्पियर्स लॉ में करेक्शन करा। करेक्शन क्यों करा उन्होंने बताया कि अगर इसे ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें करेक्शन, इसको कहते हैं एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। तो करेक्शन क्या करा, मैक्सवेल करेक्टेड एम्पियर इक्वेशन, एम्पियर इक्वेशन by the help of displacement current, displacement current। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की सहायता से उन्होंने इसे करेक्ट करा। कैसे करा, इसका अगर हम पहले इस इक्वेशन को लिखो, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का डाइवर्जेंस लें तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे। तो और हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है, इसी तरह पढ़ेंगे तो लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल लिखा हुआ है। और सबको पता है वेक्टर कैलकुलस कहता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल की वैल्यू 0 होती है। कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब एक तरीके से ये आ गया डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ये तो आ गया। तो डेल डॉट जे इक्वल टू 0 आ गया तो ये वायलेट करता है एक लॉ को, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का वायलेशन होता है। क्या से वायलेशन होता है, हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद होनी चाहिए, क्या होती है, डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0। तो खुद अपने विवेक से देखो डेल डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के डेल रो ओवर डेल टी होती है। डेल डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के डेल रो ओवर डेल टी होती है। मतलब क्या, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जो होता है वो 0 नहीं होता, पर यहाँ 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से के जरिए हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक इक्वेशन होती है, फर्स्ट लॉ जो है वो कितना है, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू रो, रो की वैल्यू यहाँ रखो, कितना आएगा, डेल डॉट जे प्लस यहाँ पे रो की वैल्यू रखो डेल ओवर डेल टी, और रो की वैल्यू कितनी है, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई बराबर 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस बाहर ले लिया, डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, डेल ई बाय डेल टी, ये डेल अंदर चला गया, इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस पूरे में कॉमन ले, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी इक्वल टू 0। तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जे का डाइवर्जेंस 0 नहीं होता, जे प्लस जे डी का डाइवर्जेंस 0 होता है, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का उनका टर्म यूज करा तो करेक्टेड इक्वेशन क्या होगी, सो करेक्टेड इक्वेशन, करेक्टेड फोर्थ इक्वेशन जो करेक्टेड फोर्थ इक्वेशन होगी वो हो जाएगी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी, जहां जे डी का मान पता होना चाहिए, वेयर जे डी की वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी
कहते हैं। तो ये जो आपको इक्वेशन याद करनी है करेक्शन के बाद, ये आपको सब पता होना चाहिए क्यों करेक्शन हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता होना चाहिए। फिर करेक्शन के बाद जो 4 इक्वेशन लिखी गई उन्हें कहा जाता है मैक्सवेल इक्वेशन, और अलग अलग मीडियम में वो इक्वेशंस क्या होती हैं उन सबको हम यहाँ समझेंगे। पहले मैक्सवेल की करेक्टेड 4 इक्वेशन लिखते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन अभी इन्हें नहीं कहा जाएगा, ये तो फंडामेंटल इक्वेशन थी, करेक्शन के बाद वाली इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है। ओके, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये हो गया जे प्लस जे डी, ये हो गया मैक्सवेल इक्वेशन। देयर जे डी की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग मीडियम में कैसे वेरी करती हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन को अगर हम मैटर में देखें, मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट में, मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर मैटर, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, डायरेक्टली सब्सटेंस हो, तो आपको क्या करना है, डी की जगह एप्सिलॉन नॉट ई प्रूफ करना है, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ पर रखो, कहाँ पर है, अब डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई कैसे रखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, ये हो जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इंटू रो। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी डेल डॉट डी इक्वल टू रो, ये पहली इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी मटेरियल में। वैसे अगर यहाँ देखें और कई इक्वेशन चेंज आएगा, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई और किसी में चेंज नहीं आएगा, तो बाकी ऐसी रहेंगी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस टी इक्वल टू आपका हो गया माइनस के डेल बी बाय डेल टी, और आपकी अगली क्वेश्चन हो जाएगी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी, और वेयर जे डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहला केस तो ये नॉर्मल इक्वेशन थी, दूसरा मैंने आपको बताया मटेरियल के लिए कैसे लिखा जाना है, तीसरा आपको बताता हूँ स्टैटिक फील्ड के लिए कैसे लिखा जाना है। ठीक है, फॉर स्टैटिक मीडियम या फॉर स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड का मतलब होता है अगर कहीं आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपका फील्ड जो है वो स्टैटिक है, तो स्टैटिक फील्ड के लिए क्या होगा, ई की वैल्यू और बी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ई इक्वल टू बी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ई और बी की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन इस सिचुएशन में क्या होगी, सेम रहेगी, डाइवर्जेंस ऑफ ई टाइम डिपेंडेंट है ना, स्टैटिक क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्टैटिक से दिया इसमें, इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया, डेल क्रॉस ई कितना है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू था माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, ये तो था। अब डेल क्या है, स्टैटिक्स है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ये भी थर्ड इक्वेशन भी 0 आएगी। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी, जे प्लस जे डी, लेकिन जे डी क्या है, तो वेयर जे डी की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, इसका मतलब ये भी 0 आना चाहिए, तो जे डी 0 होगी तो हो जाएगी म्यू नॉट जे। तो ये याद रखना आपको, फॉर स्टैटिक फील्ड के लिए ये करेक्शन होता है। उसके बाद करते हैं वैक्यूम। तो फॉर वैक्यूम के लिए अगर आप बात करें तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में करंट डेंसिटी 0 होगी और जे की वैल्यू भी 0 होती है, जिसे कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी भी 0 होगी और आपकी करंट डेंसिटी 0 और चार्ज डेंसिटी 0 होगी। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी डेल डॉट ई इक्वल टू 0 हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन का नाम क्या है, दूसरी इक्वेशन का नाम है डेल डॉट बी, तो पहले से 0 रहती है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 है। और तीसरी इक्वेशन का नाम है डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल बी ओवर डेल टी, ये सही है, बिल्कुल ऐसी रहेगी, डेल बी ओवर डेल टी। और चौथी इक्वेशन का नाम है, जो करंट डेंसिटी में चेंजिंग आएगी वो आएगी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी था, ठीक है। इसमें करेक्शन बताता हूँ आपको, ये तो नोट कर लिया, इसमें बताता हूँ। ये सारी चीज आपको हैशटैग करके अलग अलग करके नोट करनी, क्यों मैं आपको पहले बता दूं फिर बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो करेक्शन देखो कितना था, फोर्थ इक्वेशन थी हमारी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी। तो फ्री स्पेस में मैंने आपको जे की वैल्यू 0 बताई थी, सो जे इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे और जे डी, म्यू नॉट जे डी, ये हो जाएगी। तीसरा मीडियम आता है आपका लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम। लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, ये डिपेंडेंसी होती है। लीनियर आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, लीनियर आइसोट्रोपिक का मतलब ये है जहां पर एप्सिलॉन जो है वो डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पर या पोजीशन कोऑर्डिनेट पर। जब पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा। लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या होता है, आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो जो है फ्री चार्ज डेंसिटी तो 0 होगी, अगर लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में देखें तो रो की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन
नॉन आइसोट्रोपिक में केस दिखाई देगा। पहली क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डेल डॉट ई इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, डेल डॉट बी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। तीसरी क्वेश्चन क्या होगी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, डेल बी ओवर डेल टी। तीसरी क्वेश्चन क्या होगी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी, म्यू नॉट जे प्लस जे डी। ठीक है, अब करना क्या है, एक चीज मैं आपको एक करेक्ट कर दूं, देख लूं पहले, क्योंकि कोई भी चीज मिस्टेक से नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड इक्वेशन लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए है वो है लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम। ये टाइम पर जो है मिलनी नहीं है, ओमिक डिस्प्लेसमेंट। ये आपका है करेक्टेड टाइम, लिखा हुआ नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, लीव, छोड़ो। हम बात करते हैं नॉन आइसोट्रोपिक के बारे में। ठीक, अगर लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा, लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक के लिए क्या होगा। अगर लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो एप्सिलॉन है, मतलब उसकी परमिटिविटी है, डिपेंड्स ओवर ए, डिपेंड्स ओवर आर पर डिपेंड करेगा। मतलब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम किसे कहते हैं, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम उसे कहते हैं जहाँ पर जैसे मान लो असमांगी मीडियम कहा जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि एक कांच है जहाँ पर कहीं पर ज़्यादा मटेरियल यूज हुआ है, कहीं पर कम मटेरियल यूज करा है, तो होमोजीनियस नहीं होगा, वहाँ की डेंसिटी सेम नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो उस इक्वेशन में अगर हम पहली वाली चीज़ को देखें, पहली वाली इक्वेशन को देखें, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, डेल डॉट ई इक्वल टू था हमारा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ मैंने आपको कहा था डेल डॉट डी कहा था, डेल डॉट डी, डेल डॉट डी इसको आप जीरो लेके चलो। ठीक, जब आप डेल डॉट डी को जीरो लेके चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो डी की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन ई होती है। डेल डॉट ई हो गया, एप्सिलॉन ई हो गया इक्वल टू 0। ठीक, अगर डेल डॉट ई एप्सिलॉन ई इक्वल टू 0 हो गया तो इस स्थिति में क्या होगा कि एप्सिलॉन को हम यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते डिफरेंशियल ऑपरेटर के। क्यों, क्योंकि ये लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है। जब लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम होगा तो एप्सिलॉन जो है वो डिपेंड करेगा आर पे, और इसमें क्या है, ये आर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल डेरिवेशन ऑपरेटर बनता है, तो ये बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस स्थिति में हम साफ तौर पर ये नहीं कह सकते कि जो डेल डॉट ई है वो 0 के बराबर होगा, डेल डॉट ई जो है वो 0 के बराबर होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। और बाकी सारी इक्वेशन सेम रहती हैं। बाकी सारी क्या है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, और डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी होता है, और डेल क्रॉस बी इक्वल टू जो है वो होता है म्यू नॉट जे प्लस जे डी। ठीक, तो ये याद रखना, ये इक्वेशन जो होती है, ये चीज जो होती है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं होती। अगर ये इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है। पहले बात मैं आपको एक चीज और बताऊं, चलो इस चीज को आप याद रखना, बस इस चीज को याद रखना, मैं इसको आगे भी सिग्निफाई कर दूंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो इसको आप हैशटैग करके हर मीडियम के लिए, प्रत्येक मीडियम के लिए आपको ये देखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि ऐसा कौन सी इक्वेशन है मैक्सवेल की जो हर मीडियम में सेम रहती है। तो आपने देखा होगा मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन जो है वो चेंज ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो 0 पहले से ही है। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जो है, जिसे कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, वो तीनों सिचुएशन में सेम रहती है। अगर हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन कैसे होती है, उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ, और मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। इसे साफ करके नोट कर लेना बहुत अच्छे से। मैक्सवेल की मैक्सवेल की इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। क्यों रास्ता गिर रहा है बार बार। तो हम क्या पढ़ने आ रहे थे, हम पढ़ने आ रहे थे ये 4 इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, और एम्पियर्स लॉ, और ये एक और पढ़ा था फैराडे लॉ। इनके जरिए मैक्सवेल ने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को बनाया वो समझेंगे हम। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, मैक्सवेल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन के लिए पहले आप क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को बढ़िया करके साफ साफ लिखेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी डेल डॉट E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी डेल डॉट B इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या थी, तीसरी इक्वेशन थी डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस के डेल B ओवर डेल T। और अगली इक्वेशन क्या थी, अगली इक्वेशन थी डेल डॉट B इक्वल टू माइनस के कहाँ माइनस के म्यू नॉट J प्लस JD का मान एप्सिलॉन डेल E ओवर डेल T। ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन थी। अब करना क्या है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन का कर्ल करेंगे, टेकिंग कर्ल ऑफ थर्ड इक्वेशन, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन का आप कर्ल निकालो तो कितना बनेगा, ये बनेगा कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल T कर्ल ऑफ B। तो कर्ल ऑफ E जो है ये वेक्टर की एक आइडेंटिटी है। कर्ल ऑफ समथिंग इक्वल टू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ समथिंग माइनस डेल स्क्वायर समथिंग, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ल ऑफ यहाँ लिख रहा हूँ मैं अच्छे से, कर्ल ऑफ ए बराबर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ लगाऊंगा मैं, कैसा आएगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस के डेल स्क्वायर ई बराबर माइनस के डेल ओवर डेल टी इंटू डेल क्रॉस बी, ये तो वेक्टर आइडेंटिटी है, बाय वेक्टर आइडेंटिटी। अब बताओ जरा, ये यूज करने के बाद कितना बन गया, ये बन गया ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो बन गया ये। हाँ, तो इसमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में करना है, ये इक्वेशन 2 है, 3 है तो इसे 4 मानो है, इक्वेशन 4। ठीक, डेल क्रॉस बी क्या है, इक्वेशन बहुत सारी इक्वेशन माननी पड़ रही है ना, इसे 4 मानो, इसे 5 मानो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस बी फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसकी डेल क्रॉस बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस बी फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 से डेल क्रॉस बी की वैल्यू रखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मैक्सवेल की हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्री स्पेस में। किस में करने जा रहे हैं, फ्री स्पेस में। और फ्री स्पेस के लिए हमको पता होना चाहिए रो की वैल्यू 0 होती है और जे की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक, तो रो की वैल्यू और जे की वैल्यू दोनों 0 रखूंगा, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू रखने आऊंगा तो मुझे रखनी है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी, ये रखना है यहाँ पे। रखो, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस के डेल स्क्वायर ई बराबर माइनस के डेल ओवर डेल टी, और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट 0 होता है। ओके, माइनस का डेल स्क्वायर वेक्टर ई इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डेल स्क्वायर ई और बराबर आया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी टू। इस चीज को इधर लाएंगे तो बनेगा डेल स्क्वायर ई माइनस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी टू इक्वल टू 0। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन। आप जब इसे पूरा नोट कर लेंगे तो मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। बहरहाल उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी, पर मैं तब भी कर दे रहा हूँ। सेम क्या करना है, इसका कर लेना है। देखो बताता हूँ आपको, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ। ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है, अदरवाइज लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमने जो प्रूफ करा उस इक्वेशन का जो आया था वो आया था ये आपका कितना था, डेल स्क्वायर यहाँ पर आया था। डेल जो आपका था ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ई, तो वो तो 0 हो गया था, डेल स्क्वायर ई बचा था। ओके, डेल स्क्वायर ई माइनस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल डी ओवर डेल टी है ना, डेल ई ओवर डेल टी, डेल टू ई ओवर डेल टी टू इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आ जाता है।
डेल स्क्वायर एच इक्वल टू माइनस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच ओवर डेल टी टू। ठीक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, बी से डिनोट कर लेने को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर ये होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर किसी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखेंगे तो उसका नेचर आपने कई बार बुक में ऐसा पढ़ा होगा, ऐसे ये और ये ऐसे ऐसे जो ये वाला नेचर है, इसमें देखने को आपको मिलेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो उसके प्रोपोगेशन के दौरान जो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो वेरिएबल है, मतलब कि वो वेरी कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है उसको इसी क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, डेल स्क्वायर ई माइनस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाई डेल टी टू। वही मैग्नेटिक फील्ड जो रिप्रेजेंट करेगा वो दूसरी वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, देखो आपको मैंने ऊपर बता रखी है, वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन है ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होगी इसके लिए, वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितनी होगी, डेल स्क्वायर बी माइनस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल बी बाई डेल टी। अब बात क्या आ रही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो क्या है, स्टैंडर्ड। तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन दोनों की कंपेयर करनी है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। आप बताओ जरा स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती क्या है, होती है ये डेल स्क्वायर साई माइनस के 1/c स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल टी टू। इससे कंपेयर करेंगे, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी होती है, वी स्क्वायर भी कह सकते हैं, सी स्क्वायर भी कह सकते हैं, वो सी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंड में रिजल्ट सी के बराबर आएगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये चीज जो है इसके बराबर आ रही है, कितना आएगा, 1/c स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, तो एम्प्लाइज करके सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू अपन म्यू नॉट अपॉन 4 कितना होता है, 2 × 10⁻⁻7, तो नहीं होता, इसके लिए रखनी है। और एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा सी की वैल्यू जो आ रही है वो 3 × 10⁸ आ रही है, 3 × 10⁸ आ रही है। तो इसके द्वारा हमें पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर का ही होता है लाइट, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के इक्वल हो रही है, कितनी, 3 × 10⁻, यही स्पीड ऑफ लाइट होती है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के साथ ही उतनी ही स्पीड से ही मूव करती है। तो ये चीज हमने इससे प्रूव कर दी। ओके, अगला आगे जो आता है हमारा आता है कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, कैसे बता सकते हैं कि ये वेक्टर ए था, कैसे बता सकते हैं ये वेक्टर ई था, और कैसे बता सकते हैं वेक्टर बी था। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम छोटा सा प्रूफ यूज करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके परपेंडिकुलर है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये बताइए, जब मैंने इस वेव इक्वेशन को प्रूफ करा था तो मैंने यहाँ पे 4 इक्वेशन लिखी थी, वो 4 इक्वेशन क्या थी, जब मैंने इसे प्रूफ करा था तो मैंने 4 इक्वेशन को लिखा था, वो 4 इक्वेशन क्या थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो 4 इक्वेशन क्या थी। वो 4 इक्वेशन थी, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस थी, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। तो इस फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगी, डेल डॉट ई इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, और ये बताया था वहां पे डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के म्यू नॉट जे, माइनस का बहुत निकलता है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। ठीक है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, आपको 2 चीजें आता है, ये भी 0 होता है यार इसमें फ्री स्पेस में, हाँ ऐसा नहीं करना भाई, म्यू नॉट और यहाँ पे क्या था जे प्लस, मैंने ये लिखा था एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, तो जे तो 0 होता है तो म्यू नॉट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, अंदर जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक, अब ये चीज कैसे रिप्रेजेंट कर रही है स्टैंडर्ड थिंग को, और कैसे हम इसके जरिए बता सकते हैं कि कोई चीज परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको जरा सा क्या करना है, 2 चीजें मान के चलनी है आपको कि जो आपका ये आपका वेक्टर जो वैल्यू थी आई के, डेल की वैल्यू आई के होती है और डेल और डेल की वैल्यू माइनस आई ओमेगा होती है। ठीक, डेल की वैल्यू क्या होती है, आई के होती है, और डेल ओवर डेल टी की वैल्यू जो होती है माइनस के आई ओमेगा। लेट मी चेक, डेल की वैल्यू होती है आपकी आई के और डेल और डेल टी की वैल्यू माइनस के आई ओमेगा।
तो ये चीज आपको दो याद रखनी है, फिर देखो कितने शानदार शानदार रिजल्ट आते हैं इसके जरिए भी। ठीक है, सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं क्या बन जाती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो है। डेल की वैल्यू कितनी होता है, मैंने आपको आई के लिखी, आई वेक्टर के डॉट ई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब के वेक्टर डॉट ई वेक्टर जो है वो जीरो आ रहा है। अगर के वेक्टर ई डॉट जीरो आ रहा है मतलब के ई कोस थीटा जीरो आ रहा है, और दो वेक्टर का कोस प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है के परपेंडिकुलर ई है, के परपेंडिकुलर टू ई है। ऐसी अगर आप यहाँ पर रखें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो में। अगर आप डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो में डेल की वैल्यू आई की रखें, देखो कितना आएगा, जो कि आई वेक्टर के डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया वेक्टर के डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। का मतलब ये एम्प्लाइज कर रहा है कि के इज परपेंडिकुलर आल्सो टू वेक्टर बी, के वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। तो आपको देखना ये ध्यान रखना है कि के जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर रहे और ई के भी परपेंडिकुलर रहे। और ऐसी स्थिति में अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास डायग्राम यही बनेगा जहां ये साफ साफ दिख रहा है कि वेक्टर की प्रोपगेशन वेक्टर इधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर होना चाहिए और फ्लक्चुएशन इधर होने चाहिए। तो ये डिजाइन जो होता है ये इस चीज से प्रूव किया जा सकता है कि वेक्टर के और बी कैसे परपेंडिकुलर है। इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज करेंगे इसमें, और देखो क्या रिलेशन मिलता है। अगर डेल क्रॉस ई में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में अगर मैं रखूं डेल क्रॉस ई, चलो साफ करके रखना, इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, ये है। तो डेल क्रॉस ई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। डेल की वैल्यू कितनी होती है, आई के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ओमेगा, वो माइनस का, यहाँ रख दिया माइनस का आई ओमेगा, और ये है वेक्टर बी। ठीक है, आई से आई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के क्रॉस ई इक्वल टू आ गया ओमेगा बी। देख लो, के क्रॉस ई इक्वल टू आ गया ओमेगा बी। तो इसको इसके नीचे लाएंगे, इसको इसके नीचे लाओ, कितना हो गया, ये हो गया एम्प्लाइज के क्रॉस वेक्टर ई अपॉन ओमेगा, नीचे आ रहा है, ओमेगा नीचे चला गया, बराबर वेक्टर बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, इसके जरिए निकाला जाता है। थोड़ा मिटा के और साफ करके लिख देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आएगा, याद रखना, इस पर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर आएगा। देखो क्या है बताओ, ये आ गया आपका के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा इक्वल टू बी। एक फॉर्मूला और होता है हमारा, बी बराबर म्यू नॉट एच, यहाँ पे लगाओ जरा, के क्रॉस वेक्टर ई अपॉन ओमेगा इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर एच, इसको इसके नीचे लाएंगे तो के क्रॉस ई, इसको मिटा देता हूँ, अपॉन म्यू नॉट ओमेगा इन बराबर एच। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिलेशन आ गया, वेक्टर एच इक्वल टू के क्रॉस वेक्टर ई अपॉन म्यू नॉट इंटू ओमेगा। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसी के जरिए निकाला जाता है। रेडी, अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन में यूज करते हैं वही फंडा और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक, बाय फोर्थ इक्वेशन बताओ भाई फोर्थ इक्वेशन क्या है। फोर्थ इक्वेशन में पता है मैग्नेटिक फील्ड ये है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे था, जे तो हट गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी बचा। इसकी वैल्यू कितनी है, आई के क्रॉस बी हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू माइनस के आई ओमेगा, और ये हो गया ई। देखो जरा क्या बनता है, ये बन गया आपका आई के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस का आई ओमेगा वेक्टर ई, आई से आई कैंसिल, करेक्ट, कितना बचा, के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वेक्टर ई, और माइनस पहले लिख दिया। ठीक है, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एच, तो म्यू नॉट के क्रॉस वेक्टर एच इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वेक्टर ई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया,
वेक्टर के क्रॉस वेक्टर एच इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वेक्टर ई, और इस चीज़ को नीचे लाओ, हो गया माइनस का वेक्टर के क्रॉस एच अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इक्वल टू वेक्टर ई। तो वेक्टर ई निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर ई इक्वल टू माइनस का वेक्टर के क्रॉस एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। और मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो इसका यूज करना हम जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन दो इक्वेशन का यूज कैसे करना है। बाहर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये दोनों इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, इसके द्वारा मैं एक रिजल्ट और बताता हूँ। अभी हमने इलेक्ट्रो नोट कर लिया तक, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में इंपीडेंस निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इंपीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ये हेडिंग डाल देता हूँ। इंपीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में देखो इंपीडेंस कितना होगा, इंपीडेंस होता है जेड होता है, जेड बराबर होता है मॉड ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ एच, मॉड ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ एच। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन रखें और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन रखें और जब डिवाइड करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो मिलेगा डायमेंशन वो रेजिस्टेंस का मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को भी इंपीडेंस ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। अब ई और एच का मान कैसे रखें, तो एक काम करो, आप ई और एच का मान रखना चाहते हैं तो यहीं से रख देते हैं ई और एच का मान। ई और एच का मान अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से रखें, ध्यान समझ में क्या कहना, अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से रखें तो क्या है, ई का मान ये है, रखो कितना है, मॉड ऑफ माइनस का के क्रॉस वेक्टर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा अपॉन नीचे इसका मान रखो कितना है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ई अपॉन म्यू नॉट इंटू ओमेगा। तो डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज़ भाई ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। देखो कैसे बनेगा, ये बनेगा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखो अगर देख समझ पा रहे हो, ये बनेगा आपका एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई अपॉन एच को देखो, ई अपॉन एच तो इधर है, यहाँ कितना बचेगा, एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचेगा ई अपॉन म्यू नॉट, ई अपॉन म्यू नॉट। ठीक, इस चीज़ को उल्टा कर लो, एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू इस चीज़ को उल्टा करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन ई आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन ऊपर की चल गया एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लिखा है एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे उल्टा करेंगे म्यू नॉट अपॉन ई आ जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन ई। तो कितना हो गया, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आएगा एच अपॉन ई इंटू एच अपॉन ई। इस ई की मल्टीप्लाई यहाँ जाके इधर गुणा में होगी तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, और एच की मल्टीप्लाई नीचे होगी तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम्प्लाइज ई अपॉन एच की जो वैल्यू है इसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो आएगी अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यूज आप रखेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो मिलेगी रेजिस्टेंस की, वो सोल्व करने के बाद आएगी 376.6 ओम, 376.6 ओम, 376.6 ओम एग्जैक्ट। कहाँ से निकालेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 376.6 ओम, मैं लिख रहा हूँ 376.6 ओम। डाउट होता है या मन कर रहा है सॉल्व करें तो आप वैल्यू रख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहाँ से लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। इन दोनों के रेशियो की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें और कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इम्पीडेंस होता है फ्री स्पेस में वो होता है 376.6 ओम का। तो ये एग्जैक्ट आपको BHU जैसे एग्जाम में जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मुँह जवानी, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कितना आता है 376.6, बराबर लिखते हैं ताकि रिपीट हो जाए। एम्प्लाइज जेड इम्पीडेंस इक्वल टू 376.6 ओम एग्जैक्ट। ठीक, तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है, कैसे पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेक्टर के जो होता है वेक्टर ई के परपेंडिकुलर हो सकता है, कैसे पता सकते हैं कि बी के परपेंडिकुलर होता है, ई दे रखा हो तो बी कैसे निकालना है, बी दे रखा हो तो ई कैसे निकालना है। ये सभी छोटे मोटे फॉर्मूले हमने छोटे मोटे फॉर्मूले के जरिए पढ़ा।
अब जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड पॉइंटिंग थ्योरम, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंटिंग थ्योरम। क्यों? क्योंकि वो कभी भी पूछ सकता है कि पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करो दिए गए सिस्टम में। क्वेश्चन के लिए मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर अभी हमें थ्योरेटिकली कंप्लीट करना है कि पॉइंटिंग वेक्टर किसे कहते हैं और पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है। बहरहाल पॉइंटिंग थ्योरम एनर्जी से रिलेटेड होती है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो उसके क्रॉस सेक्शन से कितना एनर्जी रेडिएट होता है उसको, और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किस फॉर्म में निहित रहती है, कितना पोर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी का रहता है, कितना पोर्शन मैग्नेटिक एनर्जी का होता है, ये चीज़ हमें पॉइंटिंग थ्योरम से पता चलती है। तो हम देखते हैं पॉइंटिंग थ्योरम क्या है। पॉइंटिंग थ्योरम, ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में। तो देखेंगे पॉइंटिंग थ्योरम क्या है। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम, देखो पॉइंटिंग थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे पहले भी जो 4 इक्वेशन हम लिखते हैं वो मैक्सवेल 4 इक्वेशन क्या है। मैक्सवेल 4 इक्वेशन अगर आपको कंठस्थ है तो पॉइंटिंग थ्योरम आपके लिए चुटकियों की गेम है। पहले मैक्सवेल की 4 इक्वेशन लिखते हैं क्या है। तो पहली इक्वेशन गॉस थ्योरम है, डेल डॉट ई इक्वल टू 0 नहीं रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी है डेल डॉट बी इक्वल टू 0। तीसरी है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, और माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, डेल बी ओवर डेल टी। और अगली इक्वेशन जो है वो है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, इन इक्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हम बी और एच को लेके चलते हैं। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एच। तो बी बराबर म्यू नॉट एच लेके चलेंगे तो कितना होता है, चलो आगे कर लेंगे। आपको करना क्या है, करना ये एच से डॉट प्रोडक्ट करनी है। देखो पहले से रिप्लेस कर लेते हैं, बी बराबर म्यू नॉट एच ही कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, बी बराबर म्यू नॉट एच। पूरी इक्वेशन को आप एच और ई में लेके चलो, एच और ई में लेके चलेंगे तो कितना होगा, म्यू नॉट एच यहाँ पर रखेंगे तो बी बराबर म्यू नॉट एच रखो तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी, डेल एच ओवर डेल टी। तो ये थर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पर और करेक्शन कर लो, यहाँ पर करेक्शन करो, बी बराबर म्यू नॉट एच यहाँ पर रखो, कितना होगा, तो म्यू नॉट एच यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच म्यू नॉट बाई जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, कितना हो गया, डेल क्रॉस एच इक्वल टू हो गया जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से याद हो पॉइंटिंग थ्योरम के लिए तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में आपको वेक्टर एच से डॉट प्रोडक्ट करना है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय वेक्टर एच इन इक्वेशन थर्ड माइनस डॉट प्रोडक्ट बाय वेक्टर ई इन इक्वेशन फोर्थ। तो थर्ड में आपको वेक्टर एच से मल्टीप्लाई करनी है और फोर्थ में आपको वेक्टर ई से मल्टीप्लाई करनी है, ये याद रखना है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। करो भाई, इसमें एच से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, वेक्टर एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करो ई से, वेक्टर ई डॉट डेल क्रॉस एच। ठीक, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एच से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट वेक्टर एच डॉट डेल वेक्टर एच ओवर डेल टी, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई डॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक, आपको एक वेक्टर आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि क्या ये वेक्टर आइडेंटिटी है या नहीं। ये चीज जो है वेक्टर आइडेंटिटी है या नहीं। तो इस इक्वेशन को जरा साफ साफ लिखेंगे, कितनी बनेगी, ये है वेक्टर एच डॉट डेल क्रॉस ई और माइनस का वेक्टर ई डॉट डेल क्रॉस एच बराबर, ये देखो एच स्क्वायर बनना है, माइनस का म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी और एच स्क्वायर, और ऐसे नहीं लिख सकते, रीजन है उसके पीछे, ये बताऊंगा। डेल एच ओवर डेल टी माइनस का ई डॉट जे
और ये माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट तो कितना आएगा वेक्टर ई डॉट डेल ई बाय डेल टी। अब आप देखेंगे तो ये चीज जो है एक वेक्टर आइडेंटिटी बन रही है जिसे कहते हैं डेल डॉट ई क्रॉस एच, डेल डॉट ई क्रॉस एच, डेल डॉट ई क्रॉस एच। डेल डॉट ई क्रॉस एच की वेक्टर आइडेंटिटी बन रही है, पहली बार में पहला बार, दूसरे का कर्ल, दूसरे बार दूसरा बार पहले का कर्ल, फिर डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच का बनना है, ठीक है। तो डेल डॉट ई क्रॉस एच का फॉर्मूला बन गया डेल डॉट ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच, ठीक। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर ये तो पूरा बन गया डेल डॉट ई क्रॉस एच, इतना लपेट गया। इसमें क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्यों करना है, आपने अगर कभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा हो डी ओवर डी एक्स तो आपको मिलेगा 2x, ठीक है। तो 2x को अगर हम उल्टा करके ऐसे लिखें कोई दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। देखो क्या बनेगा, माइनस का 1/2 2 से डिवाइड कर दिया म्यू नॉट, ये देखो, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी। अभी समझ में आएगा, ठीक। माइनस का वेक्टर ई डॉट जे, ई डॉट ऐसे यहाँ पे करना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ई डॉट डेल यू बाय डेल टी। अब आप देखो ऐसा मान सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन हुआ है एच स्क्वायर का, तभी पहले पावर गिरी फिर एच लिखा गया फिर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच बराबर माइनस का 1/2 म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी वेक्टर एच स्क्वायर। और ऐसे लिख सकते हैं माइनस का ई डॉट जे, माइनस का इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी ई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, देखो वैसे तो इसी क्वेश्चन को पॉइंटिंग थ्योरम कह देते हैं कई जगह, पर मैं थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। करो कितना आएगा, ये जगह इंटीग्रल डेल डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच डॉट डी वी इक्वल टू माइनस का 1/2 म्यू नॉट डेल एच स्क्वायर ओवर डेल टी इंटीग्रल डी वी माइनस का वेक्टर ई डॉट जे इंटीग्रल डी वी और माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डेल 2e ओवर डेल t2 इंटू डी। अगर यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो क्या बनेगी इक्वेशन, नोट तो कर ही लिया होगा, निकाल देता हूँ। अगर यहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो ये जो है आपका सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बताओ जरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, अप्लाई करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रल डेल डॉट की हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच और डी की जगह सरफेस आ जाएगा इसको टू माइनस का 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल डेल टू एच ओवर डेल टी टू इंटू डी वी माइनस का इंटीग्रल ई डॉट वेक्टर जे इंटू डी वी माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डेल टू ई ओवर डेल टू इंटू डी वी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए शो करें। तो ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। और इस इक्वेशन में ये जो वाली लाइन दे रखी है वेक्टर ई क्रॉस एच ये शो करती है एसो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और दिस टर्म रिप्रेजेंट द ओमिक लॉस ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस term represent the ohmic losses during the propagation of electromagnetic wave, ठीक। और ये जो टर्म है इसे कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, क्योंकि एनर्जी एसोसिएशन को बताता है। इसे वेक्टर एस से डिनोट करते हैं, वेक्टर एस इक्वल टू होता है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच, ई क्रॉस वेक्टर एच। इस जो पॉइंटिंग वेक्टर जब भी आपको कैलकुलेट करने को कहेगा तो जनरली आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच। और इसी के जरिए आप किसी भी सिस्टम के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ इस फॉर्मूले के जरिए मैं आपको पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करके दिखा दूंगा किसी सिस्टम के लिए, ठीक है।
और पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी आप सोच के बताएं। वेक्टर ई क्रॉस एच का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ई के परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन, वेक्टर एच के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन, इसका मतलब वेक्टर एस की डायरेक्शन जो होगी वो वास्तव में होगी प्रोपोगेशन के ही डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। एक बात और मुझे बतानी है, नोट कर लेना, मैंने जब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ये चीज छेड़ी थी कि डेल डॉट डी इक्वल टू 0 है तो डेल डॉट एप्सिलॉन ई इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉट ई नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन डिपेंड ओवर आर, एप्सिलॉन डिपेंड्स ओवर आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज अगर मैं डेल की वैल्यू आई के रखूं तो सोच के देखो कि मैंने डेल की वैल्यू आई के बताई आपको, आई के रख दूं तो के डॉट ई इक्वल टू क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में वेक्टर ई के परपेंडिकुलर नहीं होता। इट्स मीन इन लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, लीनियर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम वेक्टर के इज नॉट इज ये कह सकते हैं वेक्टर ई इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर के, परपेंडिकुलर टू वेक्टर के। इसका मतलब क्या होगा, सिचुएशन कैसे होगी जरा आप इमेजिन करके देखिए, मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी और डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। उस स्थिति में पॉइंटिंग वेक्टर में तो आपको बस याद रखना पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर कुछ भी याद नहीं रखना है। बात चल रही है हाँ, तो अगर परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन कैसे होगी, सोचें जरा कि जो हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन पढ़ते हैं कि के इधर है, ई उधर है, बी उधर है, जनरली जो नॉर्मल बुकों में लिखा रहता है वो नॉन आइसोट्रोपिक के लिए नहीं, वो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए होता है। तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये होगी के की डायरेक्शन, तो इसके परपेंडिकुलर नहीं लेना, ये लेना है ई की डायरेक्शन, और ई और बी तो परपेंडिकुलर रहते हैं तो ये है बी की डायरेक्शन, और ये कुछ ऐसे चलेगा इलेक्ट्रिक वेक्टर, और कुछ ऐसे चलेगा सॉरी मैग्नेटिक वेक्टर। अजीब सा लग रहा है पर वो प्लेन में परपेंडिकुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर हैं लेकिन वो उसके परपेंडिकुलर नहीं है। आप ध्यान समझेंगे समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं पर प्रोपोगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है। और वो सिचुएशन डिपेंड कर रहा है कि मीडियम की आइसोट्रोपिसिटी, मतलब जो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है उसका एप्सिलॉन किस प्रकार का है, क्योंकि एप्सिलॉन ही डिसाइड करेगा कि के साथ ई को कितना एंगल बनाना है, कितना फेज डिफरेंस रखना है, ठीक है। अजीब सा लग रहा है तो सिर्फ आप ई लेके चलो ताकि आपको अजीब ना लगे, क्योंकि बी लोगे तो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो आप एक लाइन खींचें, उस पर के लिखें और यहाँ पर आपको ई दिखाना है और दिखाना है कि ई परपेंडिकुलर नहीं है, और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर दिखा देना है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देना है, और बस इतना दिखा देना है। एक चीज़ और लिखनी है मुझे, अब समझ में आएगा। एक लाइन खींचें, के लिखें, और पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था, ऐसे लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था। ये किसके लिए, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए। ये किसके लिए, आइसोट्रोपिक मीडियम। तो आइसोट्रोपिक मीडियम में ऐसा रहेगा, इसमें ऐसा रहेगा वेक्टर। यहाँ लिखो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वेक्टर के डॉट वेक्टर ई जो है वो 0 के बराबर होता है, और यहाँ पे वेक्टर के डॉट वेक्टर ई जो है वो नॉट 0 के बराबर होता है। तो वेव कुछ ऐसे होगी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस प्रकार से प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। एक लाइन और बचती है इसके बाद जिसको मैं क्वांटम मैकेनिक्स में समझाऊंगा, पर मैं उसका फॉर्मूला जरूर बता दूंगा यहाँ पर अभी, और आपको फॉर्मूला याद करना है। जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द बाउंड्री से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। मैंने आपको जब बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, मैं आपको बताऊंगा क्यों टिपिकल है और मैं क्यों उसे क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करने की कोशिश करूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो समझेंगे पहले, सही चल रहा है मार्कर अभी तक। अगर हम रिफ्लेक्शन पढ़ें तो क्या होगा, ठीक है। बस छोटा सा एक टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, बात कुछ भी नहीं है। रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव। क्या मतलब, क्यों दिक्कत है मुझे दिक्कत इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो होता है ई बराबर ई नॉट ई की पावर का आई वेक्टर के डॉट ओमेगा टी, है ना।
ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेक्टर के डॉट आर कैप माइनस का ओमेगा टी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस के ए वेक्टर के डॉट आर कैप माइनस ओमेगा टी। अब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में जब जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी या फिर ट्रांसमिट होगी, तो वहां पर हमें बहुत सारी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, मैग्नेटिक फील्ड की। उन बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूले आएंगे, रिफ्रैक्शन फैक्टर, ट्रांसमिशन फैक्टर, तो बहुत लंबा मैथमेटिक्स है। तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि हम ये क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व करेंगे तब भी वही सिचुएशन आएगी। तो आपको मैं यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। ये एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना होगा? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, उसे कहते हैं t, और t बराबर होता है 2n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। अगर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आपको याद रहता है तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और याद करना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है r बराबर n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर n1 n2, और t और r जो है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि मैं इसे यहाँ पर क्यों इसका मैथमेटिक्स छुपा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ जब मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बताऊंगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पढ़ाऊंगा और टनल इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं अपना एक बहुत ही जरूरी मैथमेटिक्स जो है मुझे करना पड़ेगा। तो वहीं से मैं इसे रिलेट कर दूंगा। जिसने बीएससी में पढ़ा होगा वो समझ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वहां पे भी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, टनलिंग कोएफिशिएंट आता है टनल इफेक्ट के दौरान, तो वो चीज वहीं से मैं रिलेट कर दूंगा डायरेक्ट। बहरहाल आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और यहाँ मेरे हिसाब से जो है ईएमटी वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि किरचॉफ लॉ वो पढ़ाने जैसी चीज मैं समझता नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है किरचॉफ लॉ। तो वो आपको जस्ट 12th की बुक से नोट कर लेना है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के 2 लॉज क्या हैं, और बस आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तब भी मैं थोड़ा सा मुंह जबानी बता दे रहा हूँ किरचॉफ लॉ क्या होता है। सबसे पहले ओम्स लॉ थे वी और आई आर, और ओम्स लॉ के बेस पर ही सारी सर्किट सोल्व कर दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पावर डेसिपेशन क्या होगा, ये सब कर दिया था। धीरे धीरे सर्किट में कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वहाँ सोल्व करने के लिए नई थ्योरम्स आई, जिनमें से एक सोच बहुत ही सुंदर और पुराने जमाने की थ्योरम जिसे किरचॉफ लॉ कहा जाता था। किरचॉफ ने 2 रूल दिए, जिसमें पहला रूल था जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ में ये कहा गया था कि किसी पॉइंट में जंक्शन की ओर आने वाली सभी चार्जेस, सभी करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के इक्वल होगा, जिसे कहते हैं एल्जेब्रिक सम on any node of any circuit, the algebraic sum of incident current is outgoing current is equal to sum of the outgoing current। या ऐसे कह सकते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाले, जंक्शन के किसी नोड की तरफ आने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स कमिंग टुवर्ड द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड। एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है। इसे करंट को, इस फर्स्ट लॉ को हम चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहा जाता है। सेकंड जो होता है वो तो बहुत ही सिंपल है, वो कहता है किसी क्लोज मैश में अगर आप देखना चाह रहे हैं समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसी बंद पास में, किसी क्लोज मैश में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगे उन सभी का सम किसी रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट और उसके कोरिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के सम के इक्वल होता। मतलब समेशन वी इक्वल टू समेशन आई आर, समेशन वी इक्वल टू आई आर 1 प्लस आई आर 2। पढ़ा होगा 12th में, बता के टाइम वेस्ट करने में क्या फायदा। तो मेरे कहने का मतलब यही था, जो किरचॉफ लॉ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा, और इच्छा करी मेरे वैसे मेरी इच्छा नहीं करेगी किरचॉफ लॉ डिस्कस करनी, ऐसी चीज ही नहीं। और वहाँ पे थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है और सुपरपोजिशन थ्योरम है, वो भी छोटी छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आप जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, रियल ट्रुथ, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ना तो थेवेनिन लगाओगे ना नॉर्टन लगाओ सुपर, आप जनरली उसमें किरचॉफ लॉ ही लगाओगे और उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं लगा पाए तो फिर आपसे छुटना है क्वेश्चन। थेवेनिन थ्योरम तो लगा ही नहीं पाओगे सर्टेन एकदम देखते ही। तो आप 12th की बुक से किरचॉफ लॉ पढ़ें। किरचॉफ का जो लॉ है वो यही है, रेजिस्टेंस लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस करंट, रेजिस्टेंस प्लस करंट इज इक्वल के सम के इक्वल होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या, किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा रहे, किरचॉफ लॉ नहीं चला रहे। आपको किरचॉफ लॉ पढ़ लेते हैं, मन नहीं कर रहा वैसे किरचॉफ लॉ पढ़ने का, इंक भी खत्म हो गई, अब तो किरचॉफ लॉ पढ़ना ही नहीं है भाई, इंक भी खत्म हो गई। ओके चलो जितनी इंक है उससे देखते हैं किरचॉफ लॉ में क्या है। खत्म हो गया बस, ये इंक है, किरचॉफ लॉ पढ़ने का मन नहीं है यार। चलो किरचॉफ लॉ
देख लो कि अब चल नहीं रहा, मार्कर इन भी खत्म हो गई। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ पहला है जंक्शन लॉ। जंक्शन में ये है किसी पॉइंट की तरफ आने वाली करंट का सम और किसी पॉइंट से दूर जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है। इसका मतलब इसे I1 कहो, इसे I2 कहो, इसे I3 कहो और इसे क्या कहो, इसे I4 कहो, इसे I5 कहो। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। इसका मतलब क्या हुआ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट कमिंग टुवर्ड द नोड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट गोइंग टू फ्रॉम द नोड इज इक्वल। बहुत बिल्कुल बराबर होगा। ये है आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की। तो किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई आपके पास क्लोज मैश है इस तरीके का और यहाँ पर कोई EMF सोर्स लगा हुआ है इस तरीके से, और इसका जो EMF है वो है E1 और इसका जो EMF होगा E2 है। यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका नाम है R1, इसका नाम है रेजिस्टेंस का नाम R2, इसका नाम है रेजिस्टेंस का R3। तो इसमें करंट को मैंने मान लिया I1, इसमें मान लिया I2। इस मैच में अगर किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ यहाँ पर जितने भी EMF सोर्स है, यहाँ पे तो सिर्फ E1 है तो यहाँ लिखेंगे E1। अगर कोई और होता है वो भी जोड़ते हैं। E1 इक्वल टू I1 R1, ऐसे चल ना, I1 R1 ये हो गया I1 R1। और जब ऐसे आएंगे इस तरफ तो आप देखेंगे करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है। जब करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, यहाँ लगेंगे माइनस के I2 R2। इस इक्वेशन को लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे, समझ में आ रही बात। और फिर इसमें तीसरा जो वो भी आता है एक, जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। 12th वाली चीजें तो वो सब पता होनी चाहिए ना। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होती है, अगर किसी सर्किट में मान लीजिए ऐसे दे रखा है कोई सर्किट, मान लीजिए कोई सर्किट ऐसे दे रखा है इस तरीके से, और ये वाला रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं P, ये वाला रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं Q, ये वाला रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं R और ये वाला रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं S। तो ये इनका रेशियो बराबर हो। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है P/Q इक्वल टू R/S। इसे कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन में अगर कोई ब्रिज हो तो क्या होगा, इस वाले रेजिस्टेंस कितने हजार ओम का क्यों ना हो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कितने हजार ओम को कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो फिर क्या करंट फ्लो होगी, तो फिर रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे चौथा आता है आपका थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम तो याद ही होगी, क्या होती है थेवेनिन थ्योरम, ठीक। थेवेनिन थ्योरम ये होती है किसी दो टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क में जिसमें बहुत सारी इंपिडेंस और बहुत सारे सोर्स ऑफ EMF लगे हों। ये मान लीजिए E1 है, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, ठीक। और ये टर्मिनल A, ठीक। ये लोड रेजिस्टेंस मान लो जब ZL, ठीक। इसमें करंट किसी भी करंट फ्लो मान लो, इसको मान लो IL मान लो। को रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, तुमने पढ़ा होगा वैसे। किसी दो टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स ऑफ EMF लगे हो कि किसी सर्किट में किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट, किसी दो टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स ऑफ EMF लगे हों कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट, उस सर्किट में अगर इस जो वायर आपका जो जॉइंट दिख रहा है इसे हटा दें तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकलेगा और थेवेनिन वोल्टेज निकलेगा और थेवेनिन इंपीडेंस निकलेगा, उसके जरिए जो करंट निकलेगा उसके जस्ट बराबर होगा। मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के जरिए अगर आप निकालें तो वो बराबर होगा। थ्योरेटिकली तो ऐसा ही है इसका, मैं समझाता हूँ आपको। अगर इसके आप थेवेनिन इंपीडेंस निकालें Z थेवेनिन और ओपन सर्किट वोल्टेज निकालें E0, तो उसके जरिए भी अगर आप इस पर करंट निकालेंगे तो बिल्कुल ही सेम आएगा। ये होती है थेवेनिन थ्योरम ZL, ठीक है। इसको अगर आप थ्योरी में थ्योराइज करना चाहें तो कैसे करेंगे कि उसके संगत जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा और जो थेवेनिन इंपीडेंस होगा उसके जरिए अगर आप निकालें तो भी ये करंट जो है सेम आएगा, ठीक। जिसका इंपीडेंस इसके सभी इंपीडेंस के सम के इक्वल होता है, इसका वोल्टेज। अब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं E0 का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आप निकालेंगे EZ3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3। थ्योरी में जाने की जरूरत ही नहीं है, Z1 प्लस Z3। और इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, इधर की तरफ से आएंगे ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट करेंगे, इस सर्किट ओपन करेंगे तो ये Z2 पड़ेगा पहले, Z2 प्लस ये दोनों पैरेलल में पढ़ लें तो ये दोनों पैरेलल में 1/Z1 प्लस 1/Z3, रेशियो निकालो Z1 Z3 आएगा
और फिर ऊपर Z1 प्लस Z3 आएगा, उल्टा करेंगे तो आएगा Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, यह है Z थेवेनिन। ठीक है, ठीक, Z2 प्लस Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z1 प्लस Z3 मिटा के साफ करके लिखते हैं। Z थेवेनिन कितना होगा, रहा होगा Z2 प्लस Z1 प्लस Z3, Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक, ये थेवेनिन थ्योरम है। थ्योरी के ऊपर नहीं जाना, थ्योरी का तो कोई मतलब ही नहीं, कितनी थ्योरी पढ़ते रहो एग्जाम निकलने वाला है नहीं। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो आप, तो कंसेप्ट यही है कि किसी ऐसे सर्किट में जहां बहुत सारे इंपीडेंस और बहुत सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों, कि किसी ब्रांच में अगर आपको करंट फ्लो करनी है तो उस ब्रांच को आप ओपन करेंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ रखेंगे और आपको एक सभी इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस निकालना है, ओपन सर्किट इंपीडेंस, और उससे निकालेंगे करंट, वो दोनों इक्वल आएगा। और थ्योरी में ऐसे कहते हैं इसे, किसी ऐसे सर्किट में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और बहुत सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट और उसके कोरस्पोंडेंस, अगर हम एक इक्वल थेवेनिन सर्किट बनाएं जिसमें ओपन सर्किट वोल्टेज ई नोट हो या का, वो उसके समतुल्य होता है जिसमें एक ईएमएफ सोर्स और एक इंपीडेंस लगा, सीरीज में लगा हो, ऐसा कहते हैं। हाँ, याद आ गया। बुक्स में जो लिखा होता है ना, बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है। मैं लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज होती है ना, पढ़ते समय जब उस जमाने में पढ़ा करते थे, तो वो जो लैंग्वेज होती है अगर वो याद आ जाए तो एकदम से ईजी लगने लगता है। वो लैंग्वेज ये थी कि जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल समतुल्य होगा एक सिंपल नेटवर्क के, जिसमें एक ईएमएफ सोर्स एक इंपीडेंस के साथ सीरीज में लगा हो, सिंपल होगा। और दिक्कत क्या है, यहाँ का जो ई नोट है वहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज है और जेड थेवेनिन जो है वो थेवेनिन इंपीडेंस है। समझ में आई बात? याद नहीं आ रही मुझे, जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी वो डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रही, पर कंसेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। कंसेप्ट क्या है, आपको ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओपन सर्किट वोल्टेज का फॉर्मूला और थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन इंपीडेंस का फॉर्मूला, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए थेवेनिन थ्योरम। उसके बाद करते हैं, यार मुझे वो डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, लेट मी एक बार मन में सोचता हूँ मैं। किसी ऐसे नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों को ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक इंपीडेंस और सोर्स ईएमएफ लगा हो। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो मैंने जो पढ़ी थी वो ये डेफिनेशन थी कि किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हो, कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट हो, को निकालना हो, तो उस सर्किट को एक ऐसे सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें एक ईएमएफ सोर्स एक इंपीडेंस के साथ सीरीज में लगा हो। इस इंपीडेंस को कहा जाता है थेवेनिन इंपीडेंस और इस वोल्टेज को कहा जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज, और वो ये होता है, करेक्ट लाइन, ये बिल्कुल सही। अब बात करते हैं पांचवी की। पांचवा है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। पांचवा है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है भाई? सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम भाई क्या कहती है, जरा बताएगा वो मुझे? सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक, सुपरपोजिशन थ्योरम को साफ से ही करता हूं। तो आपका जो पांचवा बचता है, पांचवा है वो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि किसी नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स लगे हों, कि किसी ब्रांच में अगर आपको करंट निकालनी है तो वो ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट अलग अलग सोर्स ऑफ ईएमएफ के कारण निकलने फ्लो होने वाली करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। E1 और ये हो गया E2 और ये हो गया करंट, इसमें फ्लो हो रही है I1, ठीक है, और इसमें फ्लो हो रही है I2, और ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3, ठीक है। तो वही किरचॉफ लगा के बहुत बड़ी थ्योरम है और सब बकवास, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और बहुत सारे सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों, कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट उसमें अलग अलग सोर्स ऑफ ईएमएफ के कारण फ्लो होने वाली करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। मतलब अगर दोनों लगे हुए हैं, I1 करंट फ्लो हो रही है तो एक को जरा हटा दो यहाँ से और तब फ्लो होगी इसमें I1 डैश करंट, और फिर इस बार इसे लगा दो और इस बार इसे लगा के E2 और इसे हटा दो, तो करंट जो है वो I1 डबल डैश फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब हो गया इन दोनों को सम करोगे तो ये जो है I1 के इक्वल हो जाएगा। I1 के इक्वल हो जाएगा। E2 लगा दिया, अभी से हटा दिया, इसे भी लगा दो, ये कितना था E1, ठीक, मिटा दिए तो साफ करके बनाओ E1 और ये भी साफ करके E2, ठीक। ये थेवेनिन थ्योरम। ऐसे E2 डैश निकालो, कैसे निकलेगा? E2 इक्वल टू निकलेगा E2 डैश प्लस E2 डबल डैश, ठीक। थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए।
थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट था किसी दो टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाओ कि किसी ब्रांच में अगर आपको करंट कैलकुलेट करनी है तो उसे ऐसे सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें एक इंपीडेंस एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ सीरीज में लगा हो, जहां उसका इंपीडेंस होता है वो थेवेनिन इंपीडेंस होता है और जो वोल्टेज होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। मैं लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो आप मेरी आवाज़ को सुनकर एक स्टेटमेंट आप फिर समझ लें। मैंने जो डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन को लिखें और जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम को नोट करें ताकि शॉर्ट नोट टाइप का तैयार हो जाए। मैंने क्या बताया आपको? थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी दो टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क में जिसमें दो या दो से अधिक इंपीडेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों, किसी दो टर्मिनल वाले ऐसे नेटवर्क में जिसमें दो या दो से अधिक इंपीडेंस सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हो कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को अगर कैलकुलेट करना है तो उस सर्किट को ऐसे सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें एक इंपीडेंस एक ईएमएफ सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ है, जिसके वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं, जिसके इंपीडेंस को थेवेनिन इंपीडेंस कहते हैं। ई नोट की वैल्यू जो होती है होती है EZ3/Z1/Z3 और जो थेवेनिन इंपीडेंस है उसकी वैल्यू होती है Z2। मैं एग्जांपल देता हूं उसका बता रहा हूं। Z थेवेनिन बराबर होता है Z2+Z2Z3/Z1/Z3, ZL सीरीज में आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम, उसमें बताया था किसी ऐसे नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट उस सोर्स ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में। सुपरपोजिशन थ्योरम एक बार फिर समझेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट अलग अलग सोर्स ऑफ ईएमएफ के कारण फ्लो होने वाली करंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक, फिर समझते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंपीडेंसेस और सोर्स ऑफ ईएमएफ लगे हों कि किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट उसी ब्रांच में अलग अलग सोर्स ऑफ ईएमएफ के कारण फ्लो होने वाली करंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ये सारे थ्योरम्स थी जो मैंने बता दी, इच्छा नहीं थी तब भी जल्दी बता दिया। आपको करना क्या है, आपको ये जस्ट शॉर्ट नोट बनाने हैं, जो थ्योराइज मैंने मौखिक रूप से बताया उसे लिखना है, इन थ्योरम को उतार लेना है। जो अगला लेक्चर होगा वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, इस थ्योरम को नोट जरूर कर लेना। जो मैंने बताया मौखिक उसे लिखित में नोट करना और उसका एक एक एग्जाम्पल और फॉर्मूले जरूर नोट कर लेना, ताकि अगर लगाने जैसी कंडीशन बनती है, अगर जस्ट यही उठ के आ जाता है क्वेश्चन तो हम लगा भी सकें। और मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन है वो हम कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि ई वेक्टर दे रखा हो तो बी वेक्टर कैसे निकलता है वो भी पढ़ेंगे, पॉइंटिंग थ्योरम कैसे कैलकुलेट करते हैं और सर्किट एनालिसिस के लिए जो क्वेश्चन करेंगे। अगला लेक्चर न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा और मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट कब होगा। टेस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो टेस्ट होगा आई थिंक 1 तारीख को आपका EMT का टेस्ट होगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा।